स्वागत है। राष्ट्रपति और फर्स्ट कौन रहे, बीच में कितने बने, क्या राष्ट्रपति पद की गरिमा है, क्या संवैधानिक महत्व है, संविधान में कहां वर्णन है, कैसे चुनाव होता है, कैसे महाभियोग होता है, तुलना करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति से और भी काफी सारी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये बच्चों पीडीएफ के लिए और क्लास नोट्स के लिए, क्लास के इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जुड़ सकते हैं इससे। तो आपका तीसरा जो पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। केंद्र सरकार फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, केंद्र सरकार में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें फर्स्ट चैप्टर नंबर 18 और इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 18 से लेकर चैप्टर नंबर 29 तक ये आपका केंद्र सरकार वाला भाग चलेगा, जिसमें कि आपके होंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसदीय समितियां, भारतीय संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। सो ये 18 से लेकर 29 तक के आपके जो चैप्टर्स है बच्चों, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो साइट खुल जाएगी ऑफिशियली, जिसमें कि लिखा होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस मतलब क्या इसमें स्पेशल क्या है जो द्रौपदी मुर्मू है, आप सभी को पता है, सभी को पता है कि ये पहली आदिवासी समूह से राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है ना। हालांकि महिला के बतौर हम देखें तो दूसरी महिला है, क्यों? क्योंकि इसके पहले 2007 में जो है वह श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल जो है, ये हमारी 12th पीएम मतलब 12वें नंबर की जो प्रेसिडेंट है वह रह चुकी है ना। तो ये प्रेसिडेंट रह चुकी है 12वें नंबर की। इनके पहले अगर हम बात करें हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट देखो राजेंद्र प्रसाद है ना, फर्स्ट जो है वह कौन रहे, राजेंद्र प्रसाद जी रहे। और यहाँ पर याद रखना इन्हों केवल यही थे जिनके 2 कार्यकाल पूरे हुए, मतलब 2 बार ये प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे। बाकी अगर हम कार्यकाल के बारे में बात करें तो संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, जो राष्ट्रपति है वह कितनी भी बार प्रेसिडेंट जो है वह बन सकता है, लेकिन एक परंपरा सी बनी आ रही है कि एक ही बार के लिए रहेगा। हालांकि राष्ट्र जो पहले हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो है वे 2 बार रहे। ठीक है, इनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि सेकंड प्रेसिडेंट रहे। थर्ड की बात करें तो जाकिर हुसैन। ठीक है, फोर्थ की बात करें तो श्री वेंकट गिरी। ठीक है, और फिफ्थ प्रेसिडेंट रहे फखरुद्दीन अली अहमद। 6 रहे नीलम संजीव रेड्डी। 7 रहे ज्ञानी जेल सिंह, ये 7th थे। 8 रहे श्री वेंकट रमन। ठीक है, 9th रहे शंकर दयाल शर्मा। 10th रहे के आर नारायण। 11th रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देश अगर हम देखें इंडिया के मिसाइल मैन, ये 11 प्रेसिडेंट थे। और 12 प्रेसिडेंट कौन थी, जो कि पहली देश की महिला राष्ट्रपति थी, पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देन 13 नंबर के रहे श्री प्रणब मुखर्जी जी। एंड 14 की बात करें तो अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पहले जो 14 नंबर के प्रेसिडेंट थे वह कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद है ना। तो ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे। और अभी अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिकली जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल साइट है इस पे आप देखिएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वाज स्वर्न इन 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 जुलाई 2022। तो बेसिकली ये 15th रहे, 15th प्रेसिडेंट है। एंड साथ ही ये 25 जुलाई को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, इसके पहले देखेंगे तो झारखंड की गवर्नर रही 15 से लेकर 2021 तक, 2015 से लेकर झारखंड की गवर्नर थी। ठीक है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट रहे। अच्छा देखो, तो बेसिकली हमें प्रेसिडेंट के बारे में जानना क्या-क्या चाहिए कि आखिर जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे ये कैसे नियुक्त होते हैं, है ना। इनका अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इनका निर्वाचन या जो इलेक्शन है वह कैसे होता है। ठीक है, इनके पद के लिए क्या-क्या अर्हताएं, क्या-क्या योग्यताएं होती है, कैसे ये कौन इनको ओथ दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, क्या कंडीशंस होंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे इनके टर्म की, इंपीचमेंट की, है ना, कि आखिर इनकी पदावधि क्या है, महाभियोग क्या है, इन सभी को हम समझेंगे। टर्म है, इंपीचमेंट है ना, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति के कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, हम इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। पावर एंड फंक्शंस की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इनके जो वीटो पावर है वह क्या-क्या है, कौन-कौन से इनके वीटो पावर है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो पार्डोनिंग पावर है, क्षमादान की शक्ति है, और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। इसके अलावा मैं आप सभी से जो चर्चा करने वाली हूं मेंस के और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस है ना, मेंस एंड जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज है उसके साथ-साथ हम पढ़ेंगे, क्लास नोट्स में मिलेंगे, पीपीटीज में मिलेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब तक हमने एनसीईआरटी में एक बात को जाना था जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि बेसिकली हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है, ना ही एकदम प्रधान, ना मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो शासक होता है और ना शासन करता है, जो ना शासक है ना शासन करता है, और उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहते हैं। देखो, हमने जिस सिस्टम को अपनाया दैट इज संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम पढ़ चुके हैं। तो संसदीय व्यवस्था में एक सबसे पहला जो गुण हम इसमें देखते हैं, विशेषता देखते हैं कि हमारे यहाँ 2 प्रधान होते हैं। एक जो कि नाम मात्र का प्रधान होता है, सेरेमोनियल हेड हम कह सकते हैं, सेरेमोनियल हेड। ठीक है, नाम मात्र का प्रधान। और दूसरा जो है वह वास्तविक प्रमुख होगा। दूसरा जो है वह कौन होगा, दूसरा जो हेड है वह वास्तविक प्रधान होगा, वास्तविक प्रमुख होगा। तो नाम मात्र सेरेमोनियल हेड की बात करेंगे, ये कौन होंगे, ये राष्ट्रपति होंगे। और जब हम वास्तविक प्रधान की बात करेंगे, जिनके पास वास्तविक शक्ति है, वह पीएम होंगे। तो हमने जिस संसदीय व्यवस्था को अपनाया उसमें हमने राष्ट्रपति के लिए एक तरह से, अगर हम कहें कि देश का प्रथम नागरिक कौन है तो वो देश के राष्ट्रपति है ना। देश का प्रथम संवैधानिक अधिकारी की बात करेंगे, राष्ट्रपति होंगे। प्रमुख कार्यकारी की बात करेंगे कि सभी कार्यपालिका जो शक्तियां हैं या फिर इन सभी चीजों में हम देखें कि उन सब में प्रमुख जो है राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कई इस तरह के जो एक हम कह सकते हैं आलोचनाएं की जाती है कि आपने वास्तविक शक्तियां नहीं दी, और अगर आपने रियल पावर तो पीएम यूज कर रहे हैं, वो भी मंत्री मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके साथ मिलकर, है ना। तो यहाँ पर देखो बेसिकली एक सबसे बड़ी बात जो स्टार्ट हम करेंगे कि आखिर कहा जाता है कि राष्ट्रपति तो केवल रबर स्टैंप है, राष्ट्रपति पद का जो महत्व है वह नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो राष्ट्रपति है वो केवल एक रबर स्टैंप है कि बस आपने थप्पा लगवा लिया कि बस सारे काम तो जो है वह इनके हैं नहीं, बस इनसे क्या किया, एक आपने फाइनल जो मोहर है वह लगवा ली कि राष्ट्रपति ने नियुक्ति करने का काम किया या फिर ऐसे कुछ किया, है ना। तो आखिर राष्ट्रपति पद जो है वह हमें क्यों चाहिए? अगर ऐसा है कि वास्तविक शक्तियां इनके पास नहीं है तो फिर ऐसा राष्ट्रपति पद रखो ही मत। तो क्या आखिर इसकी जो आलोचनाएं है वह की जाती है कि क्या राष्ट्रपति का जो पद है वो महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है। जैसे कि नेहरू जी ने भी कहा कि हमें एक ऐसा पद बनाना था जो कि संवैधानिक महत्व तो रखता है बट ना शासक है ना शासन करता है ना। एक अजीब सी पहेली होगी। तो केवल रबर स्टैंप के रूप में नहीं देखा जाता है। देखो, हमने जिस सरकार के सिस्टम या प्रणाली को अपनाया है, इस प्रणाली की विशेषता क्या है कि बेसिकली हमने देखा कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार कौन बना रहा है, पीएम की बात करेंगे। ठीक है, तो जो पीएम है वह कौन होगा, बहुमत दल का नेता होगा। और अगर जब बहुमत नहीं है तो फिर सरकार भी गिर गई। ऐसे में कोई तो हो जो हमेशा बना रहे, है ना, कोई तो हो जो कि हमेशा बना रहे, एक स्थायी हमारे पास प्रमुख हो
जो कि देश को चला सके, देश को आदेश दे सके, निर्देश दे सके। तो राष्ट्रपति के पद की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बेसिकली राष्ट्रपति के लिए ये कहना कि केवल रबर स्टैंप है, ये सही बात नहीं है, ये आधा सत्य है। क्योंकि अगर हम समय समय पर देखेंगे तो एक गार्जियन के रूप में जो भूमिका है, एक अभिभावक के रूप में जो भूमिका है, वह राष्ट्रपति की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि मान लो जैसे जब दोनों सदन जो है वह कार्य ना कर रहे हो, अब ऐसे में अगर कोई नियम बनाना है, कोई विधि बनानी है, ठीक है, तब जरूरत होती है कि दोनों जो सदन है वह उसको पारित कर दे। लेकिन अब कोई एक सदन जो है, मान लीजिए लोकसभा जो है वह है नहीं अपने सत्र में या भंग हो चुकी है, तब ऐसे में क्या किया जाए? क्या देश में नए नियम नहीं बनेंगे? तब राष्ट्रपति इस चीज को क्या करेंगे? एक जो अध्यादेश है वह जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जो है वह जारी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति ने अपने पद का जो एक राष्ट्रपति पद का जो महत्व है वह बहुत ज्यादा है। स्पेशली जब अस्थिर सरकार हो तब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी राज्य में अगर आपातकाल लग गया हो, राज्य आपातकाल है, उस समय बहुत महत्वपूर्ण है ना। गठबंधन की सरकारों के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सरकार के मार्गदर्शन के रूप में काफी इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। इसके अलावा जैसे कि हम आर वेंकटरमन की बात करें, आर नारायण की बात करें, डॉक्टर कलाम जैसे राष्ट्रपतियों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है ना। सबको याद है, डॉक्टर कलाम को कौन नहीं जानता। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पद की हम बात करेंगे कि ये बेसिकली जो ब्रिटिश सम्राट है ना, ब्रिटिश सम्राट के बेसिकली इनको इक्वल माना जाता है कि बस ब्रिटेन में सम्राट है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। क्योंकि ब्रिटेन में पीएम है जो कि रियल एग्जीक्यूटिव है, भारत में भी पीएम है जिनके पास रियल पावर है, रियल एग्जीक्यूटिव है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जो तुलना है, अगर हम ये देखें कि क्या भारत के राष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के राष्ट्रपति के जैसा या फिर उससे ज्यादा मैच खाएगा, नहीं, ये ब्रिटिश की महारानी के समतुल्य है। भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कई परिस्थितियां हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका इन्होंने निभाई है। राष्ट्रपति के पद का महत्व है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि ये हमारी संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। और संघ की कार्यपालिका की बात करेंगे, इसमें क्या क्या आएगा? संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आएगा? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इनमें वर्णन है, जिसमें कि आएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो कार्यपालिका का वर्णन कहां है? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं, हमने बात की थी कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, जैसे कि हम न्यायपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका, ठीक है, पार्लियामेंट जिसमें कि हम विधायिका की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव, और तीसरा है आपकी कार्यपालिका। ठीक है, अब कार्यपालिका में राज्य की कार्यपालिका भी होगी, संघ की कार्यपालिका भी होगी। ठीक है, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। तो यहाँ पर जो बात हो रही है संघ की कार्यपालिका, जिसका वर्णन भाग 5 में है। और यहाँ पे अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो 52 से लेकर 78 तक इसका वर्णन है। अब प्रश्न उठता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि संघ की कार्यपालिका में आखिर कौन कौन आएगा? तो यहाँ पर देखो राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, मंत्रिपरिषद आएगी, प्रधानमंत्री आएंगे और महान्यायवादी आएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी ये सब आएंगे। ठीक है, आर्टिकल देखो 52 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52 ये कहता है कि देश का राष्ट्रपति होगा। 52 से लेके संवैधानिक स्थिति अगर हम देखें तो 52 से लेके 58 तक, 58 तक विभिन्न अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रपति के बारे में। जैसे कि अगर 54 से स्टार्ट करेंगे तो 54 बताएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात कही गई है। 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें प्रोसेस की बात है, इसमें चुनाव की बात कही गई तो इसमें प्रक्रिया की बात की गई। ठीक है, फिर 56 में बताया गया है कि पद का कार्यकाल कितना होगा, जैसे कि कहा कि चलो 5 वर्ष होगा। ठीक है, 5 वर्ष होगा, तो कार्यकाल की बात अनुच्छेद 56 में की गई है। 57 कहता है पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या राष्ट्रपति जो है पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते, मतलब फिर से वो उस पद पर नहीं आ सकते? तो हो सकता है कि हम अगर कुछ आंकड़ों पे चले जाएं कि नहीं, अब तक तो जो हम देखते सुनते आ रहे हैं केवल एक ही कार्यकाल के लिए ये बनते हैं और दूसरी बार जो है वह नहीं नियुक्त हुए। तो आप ये सोच सकते हैं अपने मन से, समटाइम्स हम कॉमन सेंस लगाते हैं ना, तो आप अपने मन से इस बात को सोच सकते हैं कि शायद एक ही बार बनते होंगे, दूसरी बार नहीं बनते होंगे ना। हालांकि अमेरिका में ये चीज थोड़ी सी अगर हम देखेंगे तो अलग है, क्योंकि अमेरिका में जानते हैं क्या है, अमेरिका में है मैक्सिमम 2 टाइम। अमेरिका में कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति बनता है अधिकतम 2 बार। ठीक है, अधिकतम 2 बार। और एक और जो अंतर दिखाई देता है कि अब भारत में जन्म से नागरिक होना नहीं लिखा है। भारत में लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो राष्ट्रपति बनेगा, पर जन्म से वर्ड नहीं लिखा। और ये बात भी यूपीएससी ने पूछी थी। ठीक है, ये बात भी यूपीएससी ने पूछी थी। बट अमेरिका में ये लिखा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा वो जन्म से अमेरिकी होगा, तभी जाके वह प्रेसिडेंट बन सकता है। जन्म से ही वह क्या होगा, अमेरिकी होगा। भारत में जन्म से अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो जन्म से यहाँ का नागरिक होना जरूरी नहीं है। 58 कहता है कि योग्यताएं क्या होंगी, राष्ट्रपति जो व्यक्ति चुना जाएगा वह उसमें क्या क्या योग्यताएं होंगी, क्या एज होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी और क्या ऐसी चीजें होंगी और क्या ऐसे प्रावधान होंगे कि अगर वह उनके अंतर्गत है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो इस तरह के जो सारे प्रावधान है, तो 54 पहले चुनाव की बात की गई, फिर प्रक्रिया की बात की गई, उसके बाद कार्यकाल की बात की गई। ठीक है, अब देखो आपको याद कैसे करना है। आपको याद करने के लिए आप एक एक शब्द का इस्तेमाल कर ले, चुनाव, प्रक्रिया, कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन, है ना, और योग्यता। चुनाव, प्रक्रिया, कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन और योग्यता। 54, 5, 6, 7, 8 नेक्स्ट। ठीक है, चलिए तो अब देखो हम आते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आखिर ये कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, कठिन लेकिन है नहीं, है ना, आप समझने के बाद आपको नहीं लगेगा। तो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति पद का जो हम ये देखें कि आखिर कौन सा जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना है उसे हम कैसे चुनाव करेंगे, उसका निर्वाचन कैसे होगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, उसके बारे में हम यहाँ पर जो बात है वह करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जानो कि क्या ये जो निर्वाचन है वो डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा। इलेक्शन निर्वाचन डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। सबसे फर्स्ट है कि ये जो निर्वाचन होगा ये अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, और इसके पहले भी जानो कि हम इंडिया जो है वह रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक है, गणराज्य है। और रिपब्लिक या गणराज्य का मतलब क्या होता है कि किसी देश का जो प्रमुख है वह बेसिकली इलेक्टेड पर्सन हो, वह हेरिडिटरी पर्सन ना हो, जैसे कि ब्रिटेन में है कि महारानी है, मतलब एक ही परिवार वंशानुगत रूप से राजा बन रहे हैं, वो वाली बात ना हो। तो यहाँ पर क्या है कि गणराज्य का मतलब क्या होगा, गणराज्य का मतलब है कि जो संवैधानिक प्रमुख है, जो कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित होंगे, है ना। संवैधानिक जो प्रमुख है वह कैसे होंगे, वह इलेक्टेड पर्सन होंगे, वह निर्वाचित व्यक्ति होंगे, ना कि अनुवांशिक रूप से। दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक, और इसलिए हमारा देश जो है वह रिपब्लिक। अब देखो अब आएगी बात नेक्स्ट की आखिर इंडिया में जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से चुनाव हो सकता है। जैसे कि अब अमेरिका में हो रहा है तो अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रूप से जो है वह चुने, कि जो बाइडेन जो है उनको डायरेक्ट रूप से चुना गया, ऐसा नहीं है। वहां पर भी फिल्टर लगा दिया जाता है कि अलग-अलग राज्यों में बेसिकली जो लोग हैं वह उनको वोट कर दे, जो पर्टिकुलर जो राष्ट्रपति जो कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, आप उनको वोट कर दीजिए, है ना। तो उस तरीके से हो जाता है। तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष भारत में भी ऐसी व्यवस्था अपनाई। तो भारत में क्या है कि हमने एक इनडायरेक्ट तरीका जो है वह अपनाया। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को नहीं चुनती है ना। हम प्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे तो स्थानीय स्तर पर लोगों को चुन रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा में हम प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर अपने एमपी एमएलए को चुन रहे हैं। पर अगर हमें राज्यसभा के लिए चुनना है, हमें विधान परिषद के लिए चुनना है, हमें राष्ट्रपति को चुनना है, उनके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्टली होगा। अब देखो अप्रत्यक्ष निर्वाचन तो देख लिया हमने कि चलो ठीक है, पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन
कैसे होगा, क्या हमारे पास इसके लिए कोई रीति है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्टोरल एक जो कॉलेज है वह बनाया जाता है। क्या किया जाता है कि आपने एक निर्वाचक जो मंडल है बेसिकली वो बना लिया। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, आपने एक निर्वाचक जो मंडल है वह बना लिया। अब देखो यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन आखिर निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। ठीक है, एक बात को ध्यान से सुन लो कि इसमें सबसे पहली बात तो जो मनोनीत सदस्य है वह शामिल नहीं होंगे। मनोनीत सदस्य मतलब जैसे कि 2020 के पहले तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति जो है वह मनोनीत करते थे, 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, या फिर विधानसभा और विधान परिषदों में ये काम राज्यपाल कर रहे हैं। तो जो मनोनयन वाले सदस्य होंगे ना वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो हम देखेंगे कि आखिर ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा इसके कौन कौन से सदस्य होंगे, मतलब कुछ सदस्यों से मिलाकर कुछ सदस्यों को मिलाकर बेसिकली एक इलेक्टोरल कॉलेज एक ग्रुप तैयार किया जाएगा। ये बेसिकली वोटर होगा, है ना। अब देखो इसमें शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। अब संसद लिखा है ना, तो दोनों सदन आ गए। निर्वाचित लिखा है मतलब मनोनयन वाले जो सदस्य हैं वह छूट गए, तो निर्वाचित जो सदस्य है ये इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा देखो जो केंद्र होंगे ना, केंद्र शासित प्रदेश, और इन केंद्र शासित प्रदेश में भी 2 के बारे में कहा जा रहा है कि जो लास्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभाएं हैं। ठीक है, दिल्ली व पांडिचेरी। अब आप कहेंगे मैम आप तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा हो गई, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप थोड़ा सा इसको रिसर्च कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, जो 16th प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, ठीक है, क्या उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होंगे या नहीं, कमेंट करके बताना है। तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली व पांडिचेरी, अब इसमें भी देख लो कि दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं है ना, के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के, है ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिसमें की विधानसभा है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और ये भी इसको अलग से ही लिख लो कि मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। मनोनीत जिनको नॉमिनेट किया जाता है, जो इलेक्शन से नहीं आते ना, कुछ लोगों को ऐसे भी चुन लिया जाता है, तो जो नॉमिनेट है, जो मनोनीत है, ये शामिल नहीं होंगे। ठीक है, मनोनीत जो सदस्य है बेसिकली ये शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा देखो अगर मान लो कोई विधानसभा ऐसी भी तो हो सकती है, कोई विधानसभा ऐसी भी तो हो सकती है जिसमें अच्छा एक और की राज्यों की, केंद्र की विधानसभाओं की हो गई बात, है ना, राज्यों की विधानसभाओं की भी हम बात करते हैं बेसिकली कि जो राज्यों की विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब देखो ये भी तो पॉसिबल है ना कि कोई विधानसभा भंग हो गई हो, सारी विधानसभाएं जो है अपने कार्यकाल में ना हो, तब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि बेसिकली अगर कोई सभा विघटित हो गई हो, है ना, अगर कोई सभा, इसमें एक्स्ट्रा बातें लिखो कि अगर कोई सभा विघटित हो गई हो तो इसके सदस्य इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। अगर कोई सभा विघटित हो गई हो तो सदस्य शामिल नहीं होंगे। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा शामिल नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बात और याद रखो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व है, ठीक है, अलग अलग विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधित्व बेसिकली वे समान होगा, समान रूप से हो, और राज्य और संघ के बीच में भी बेसिकली क्या हो, समानता हो, और इसी समानता के कारण जो मत मूल्य है, जो वोट की वैल्यू है वह निकाली जाती है। सामान्य रूप से जब हम कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस है हमारा डेमोक्रेसी, राजनीतिक समानता, और राजनीतिक समानता का मतलब है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है वो ये कहता है कि बेसिकली हम क्या करेंगे, एक सूत्र है और उसके द्वारा हम जो एमपी है, जो एमएलए है, हम उसका बेसिकली जो वोट है वह निकाल लेंगे, जो वैल्यू है वोट की वह निकाल लेंगे, और ये बेसिकली संविधान में प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केंद्र और राज्य और राज्यों के बीच में भी जो प्रतिनिधित्व है वो बेसिकली समान हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली जनसंख्या को ध्यान में रखकर हमने कुछ ऐसे जो फॉर्मूलाज है बना लिए, है ना, हमने क्या किया, कुछ ऐसे जो फॉर्मूलाज है वह हमने बना लिए ताकि राज्य और संघ के बीच में समानता हो और राज्यों के बीच में भी समानता हो। क्लियर है? अब कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले एक विधि मैं आपको बताती हूँ कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन की जो विधि अपनाई जाती है, मेथड जो अपनाई जाती है, इस मेथड को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, और ये सीक्रेट बैलेट से होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम इसमें अपनाया जाता है। ठीक है, सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल, अब इसका मतलब समझाऊंगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, है ना, सीक्रेट बैलेट से होगा, गुप्त मतदान से होगा। तो बेसिकली ये जो विधि है वह इलेक्शन के लिए अपनाई जाएगी। क्लियर? निर्वाचक मंडल एक बनाया जाएगा, निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे, तो निर्वाचित सदस्य होंगे, ध्यान रखना, और जो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स है ये इसमें हिस्सा नहीं होंगे, ये इसमें साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम देखते हैं बेसिकली देखो इसमें ना ये जो पद्धति है, पहले मैं पद्धति को समझाती हूँ फिर कुछ और बातों को बताती हूँ कि जब हम कहेंगे ना कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अनुपात में। जैसे कि हमने देखा था कि हमने 2 सिस्टम को पढ़ा था, याद आ रहा है किसी को, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव में हमने जाना था, एक तो पीआर सिस्टम की बात की थी, दूसरा हमने जाना था एफपीटीपी सिस्टम। नए शब्द तो नहीं लग रहे, अगर नए लग रहे तो पुरानी क्लासेस को देखो। एफपीटीपी सिस्टम जिसमें कि सर्वाधिक जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है, भले ही उसको एक वोट क्यों ना ज्यादा मिला हो, इसके लिए वोट की मेजॉरिटी मिलने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है ना। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ये एक ऐसी मेथड होती है किसी इलेक्शन के लिए जिसमें हमें क्या करना होता है कि जो आपको वोट परसेंटेज मिला है उस वोट परसेंट के अनुपात में आपको सीट मिलती है ना, एक प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पे देखो कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, अब इसका मतलब देखो क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल मत हस्तांतरणीय, मैं दोनों शब्दों को समझा देती हूँ पहले, एकल मत हस्तांतरणीय प्रणाली। ठीक है, देखो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है, और इस प्रणाली में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो इस पद्धति में पहली बात जो शामिल है वह ये होती है कि आपको वरीयता के आधार पर मत देने होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मान लीजिए प्रेफरेंशियल बेसिस पर, है ना, वरीयता के आधार पर प्रेफरेंशियल। अब ये कैसा है कि जैसे कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, राष्ट्रपति पद के कितने उम्मीदवार हैं, 4 है ना, 4 कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट नंबर 1 नई नाम रख लेते हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी। अब जो कैंडिडेट ए है इसको आपने दिया 1, जो कैंडिडेट बी है इसको सेकंड प्रेफरेंस दी 2, जो सी था इसको दिया 3 नंबर, और जो डी था इसको दिया 4 नंबर। हमारा संविधान कहता है कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, इस इलेक्शन में शामिल होंगे, उनके लिए पहला वोट देना अनिवार्य होगा। बाकी आप 2 3 4 देना चाहे किसी को दे, ना देना चाहे ना दे, है ना, मतलब इसकी बाध्यता नहीं है। बट इस फर्स्ट नंबर की तो ऑब्वियसली अगर वोट कर रहे हो तो किसी को तो करोगे, भले ही 2 3 4 आगे आपने किसको दिया, बस ये इसमें हो गया, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, बस ये वाली बात इसमें जो है फॉलो कर ले। ठीक है, लाइफ में हम कई ऑप्शन रखते हैं, चलो ठीक है यूपीएससी नहीं हुआ तो कम से कम पीएससी हो जाएगा, चलो ठीक है पीएससी नहीं हुआ तो फिर हम कोशिश करेंगे कोई वनडे टाइप का एग्जाम है, आरओ है या फिर इस तरह का एग्जाम है, नहीं है तो नहीं हुआ तो चलो इस एग्जाम को दे लेंगे, या फिर यूपीएससी ने कोई एग्जाम निकाला ऐसा जो पहले आप नहीं सोच पा रहे थे, फिर आपने बाद में सोचा कि चलो ठीक है कम से कम ये तो सही है ना। तो आपने एक प्रेफरेंस जो है वह बना ली, एक वरीयता, एक प्राथमिकता जो है आपने बना ली। तो सबसे पहले जनरली जब हम सामान्य रूप से वोट करते हैं तब हम एक ही को एक वोट देके आ जाते हैं कि ये व्यक्ति हमने इसको चुना। ठीक है,
लेकिन क्या होता है कि प्रेफरेंशियल बेसिस पर अगर 4 कैंडिडेट है बच्चों, तो आपने 4 को चुना है, 4 को प्राथमिकता दी है आपने। पहले वाले को ये प्राथमिकता हो सकता है किसी ने चेंज किया, सी वाले को पहले पे रखा हो, डी वाले को दूसरे पे रखा हो, इसको 3 पे रखा हो, फर्स्ट वाले को 4 पे रखा हो। तो यहाँ पे क्या है कि ये वरीयता के आधार पर आपने वोट दे दी। आगे समझ में है ना? अब आगे चलो। अब देखो सेकंड क्या है। अब सेकंड देखो, अरे दे तो दिया, इनकी काउंटिंग कैसे करोगे? आप गणना करना भी सिखा देती हूँ। काउंटिंग या इनकी जो गणना है आखिर अब ये कैसे होगी? इनकी जो गणना है बेसिकली कई चरण में होती है। इनकी गणना की हम बात करेंगे तो कैसे होती है? कई चरण में होती है, ठीक है, कई चरण में होगी। अब ये कैसे होगी? तो हमने देखो सबसे पहले क्या गिना, ध्यान रखना, सबसे पहले हम ए वाले को गिन रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि इन चारों में से जिसको फर्स्ट हमने गिन लिया, ठीक है, हमने ए का काउंट किया, या फिर हमने चारों के क्या काउंट कर लिया कि जैसे कि ए है, बी है, सी है और डी है, इन सभी के हमने फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किया कि आखिर इनको मान लीजिए हो सकता है ए को 100 लोगों ने एक दिया हो, है ना, बी को जो है वह 80 लोगों ने दिया हो, सी को जो है वह 70 लोगों ने दिया हो, डी को जो है 60 लोगों ने दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहली प्रथम मत की गणना कर ली, प्रथम मत की गणना कर ली, ठीक है, प्रथम मत की गणना कर ली। अब यहां तक ही रुको। प्रथम मत की गणना करने के बाद हो सकता है किसी एक को कोटा मिल जाए। अब देखो कोटा शब्द की बात आ गई, तो जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होगी, इसका मतलब है इसमें एक निश्चित कोटा बनाया जाता है कि निर्वाचित वही व्यक्ति घोषित किया जाएगा जिसको एक निश्चित जो कोटा है वह मिल जाएगा, मतलब कुल वैध मत मिल जाएंगे। तो ये जो प्रणाली है ना अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, इसमें जो तीसरा सिस्टम होता है कि आपको जो निर्वाचित होगा ना या जो विजेता होगा, निर्वाचित को कुल वैध मत, निर्वाचित को कुल वैध मत चाहिए होंगे, ठीक है। या फिर हम कहें कि एक निश्चित कोटा बना दिया जाता है, एक निश्चित कोटा बना दिया, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल 50 + 1 आपको चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो हमने देखा था कि जो वोटिंग होगी वो वरीयता क्रम में होगी, 1 2 3 4, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। सेकंड हमने जाना कि जो काउंटिंग है वह भी कई चरण में होगी। अगर मान लीजिए जो पहला है, पहले ही चरण में इसको जिसने पहला चुना है वो उसको कुल वैध मत मिल जाते हैं, निश्चित कोटा मतों का मिल जाता है, वो जीत जाता है। अब इसके आगे एक और बात आती है, आप सोचेंगे मैम एकल मत हस्तांतरण ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ए बी सी और डी, हमने देखा कि ए को 100, बी को 80, सी को 70, डी को 60। अब डी को किया हमने बाहर, क्योंकि सबसे कम मत मिले थे ना, डी को हमने बाहर किया। बाहर क्यों? क्योंकि सबसे कम वोट मिले थे, सबसे कम वोट वाले को बाहर कर दिया। अब हमने इसके जो मत थे, ठीक है, इसके जो बाकी वोट थे ना, जैसे कि मान लो इसके एक नंबर के तो सब चले गए। अब यहाँ पे किसी ने 2 नंबर ए को दिया था, अब इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो जो ये मत है वो हस्तांतरण कर दिए। अब इसके काउंटिंग, अब हमने फिर से रिकाउंट किया, ये पहली चरण था। अब तीनों चरण में हमने इसके जो वोट थे वह हमने बेसिकली दे दिए कि 2 इसको दिए, 3 इसको दिया था, चौथे नंबर पे सी को रखा था, समझ रहे हो? अब हमने क्या किया? फिर से काउंटिंग की। अब फिर से काउंटिंग किया, फिर से किसी को कोटा नहीं मिला कुल वैध मतों का, हमने फिर तीसरे चरण की गणना की। ये गणना तब तक चलेगी जब तक एक व्यक्ति को एक निश्चित कोटा जो है वह नहीं मिल जाता। सामान्य पद्धति होती अगर तो इसको 100 मिल गए थे, ये जीत जाता, विजेता हो जाता, निर्वाचित घोषित कर दिया, पर नहीं, क्योंकि हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो पद्धति है हमने इस पद्धति को अपनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल मत हस्तांतरण पद्धति को पढ़ो, उसमें 3 बातें विशेष रूप से बच्चों याद रखो। फर्स्ट तो है वोटिंग प्रेफरेंशियल बेसिस पर, सेकंड है कि जो काउंटिंग है वह कई चरणों में होगी, और तीसरा है कि जो व्यक्ति निर्वाचित वही व्यक्ति घोषित होगा जिसे एक निश्चित कोटा मिलेगा। तो वरीयता, कई चरणों में काउंटिंग, मतगणना और तीसरा एक निश्चित कोटा, ये 3 शब्द पूरी पद्धति को समझाते थे, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया कि कैसे कैसे जो है ट्रांसफर होगा। फिर इसमें मान लीजिए ट्रांसफर करने के बाद फिर जो है दूसरे चरण की गणना हुई, फिर जो है दूसरे चरण की गणना हुई। हो सकता है कोई विजेता मिल गया तो हमने उसको निर्वाचित घोषित कर दिया, कुल वैध कोटा मिल गया, निर्वाचित घोषित कर दिया। अब यहाँ पर आता है बच्चों कि हमने देखा था कि बेसिकली कोशिश की गई है कि निर्वाचक मंडल में सभी लोगों का जो मत मूल्य है वह समान हो, संघ केंद्र और राज्य की हम बात करें तो राज्य और केंद्रों का मूल्य समान हो, राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व समान हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि वोट जो है वो निकाल, एक जो मूल्य है मत का जो मूल्य है, जो वोट का मूल्य है वह निकाल लेते हैं। तो 2-3 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला एमपी का होगा, एक फॉर्मूला एमएलए का होगा, ठीक है, और एक फॉर्मूला होगा कि कितने वोट मिलेंगे तो राष्ट्रपति जीत जाएंगे। 3 फॉर्मूला की यहाँ पर जो बात है वह की गई, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो विधायक की बात करते हैं। तो जो विधानसभा के सदस्य का कैसे निकालेंगे, अगर हमें अब निकालना है पहले एमएलए की बात करेंगे, ठीक है। तो एमएलए का कैसे निकालोगे आप? तो देखो एक विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, उसका मत मूल्य कैसे निकालेंगे कि एक तो राज्य की कुल जनसंख्या को ऊपर रख लो, राज्य की कुल जनसंख्या में उस पर्टिकुलर राज्य विधानसभा में मान लो 250 सीट, मान लो 400 सीट, ठीक है, तो उससे आप बेसिकली भाग दे दो और इनटू कर दो 1/1000, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में आपको भाग देना है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या का। जैसे कि यूपी की विधानसभा में कितने, शायद 400+ सीट है ना, कुल जनसंख्या मान लो 20-22 करोड़ है, तो आप बस 22 करोड़ में आपको भाग दे देना है 400+ जो भी सीट है, इनटू आप करो 1 और अपन करो 1000, 100 नहीं 1000, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। इस तरीके से प्रत्येक राज्य की विधानसभा का आप एक जो वोट है, जो वैल्यू है, आप वो निकालो। ये विधानसभा के लिए बात हुई, ठीक है, ये विधानसभा की बात हुई। अब देखो अगर हम बात करें कि संसद सदस्य का, अगर हम बात करें कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये जो एमपीज है इसका हम मूल्य कैसे निकालेंगे, संसद सदस्य का मूल्य जो है हम कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा राज्य का कुल, जो सभी राज्य की बात हो रही है कि सभी राज्यों का कुल मत मूल्य जो है कितना है, यहाँ पे तो हमने एक जगह का निकाला था, अब सबको जोड़ के हमने यहाँ रख दिया राज्यों के कुल मत का मूल्य एंड अपॉन उसके हमने भाग दे दिया संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के जो निर्वाचित सदस्य है उससे हमने बेसिकली इसको भाग दे दिया। तो संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पे प्राप्त होगी, और यहाँ पे इनटू 1 ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सभी राज्यों का कुल कर लो और जो संसद के निर्वाचित सदस्य उससे भाग दे दो, तो आपके एक जो संसद सदस्य है उसका मत मूल्य निकल आएगा। एक संसद, यहाँ पे एमएलए का निकाला, यहाँ पे एमपी का निकाला, ठीक है। अच्छा न्यूनतम कोटा और समझ लो कि आखिर हमने देखा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट बैलेट के आधार पर जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है वह कराया जाता है, ये पद्धति है। अब वो क्या है, मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि उसमें 3 क्या बातें प्रमुख थी। अब देखो इसमें क्या है बेसिकली कि हमने ये जाना कि आपको एटलीस्ट एक जो वैध मत है वो प्राप्त होना चाहिए। अब ये जो वैध मत है वह क्या है, ये न्यूनतम कोटा है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा, ठीक है, उसको वैध मत चाहिए थे ना, एक कोटा चाहिए था। अब ये जो कोटा है वह कैसे मिलेगा, तो इस कोटा जो है वह मिलेगा कि जो बेसिकली हम देखेंगे न्यूनतम कोटा मिलेगा कुल जो वैध वोट पड़े और जो सीट थी, है ना, जो सीट थी कुल वैध वोट पड़े, सीट +1 और +1 इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि मान लो यहाँ पर एक सीट है और +1 किया तो यहाँ पे कुल वैध मत बचे यहाँ पे 2 +1, ठीक है। याद इसका मतलब क्या, जैसे कि हमने देखा था कि 50% +1, तो कुल वैध मत उसको कितने मिल जाएंगे कि अगर मान लो जो भी टोटल एक नंबर है इलेक्टोरल कॉलेज का उसका 50% और +1 ये जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा, है ना। कुल वैध मत, कुल वैध वोट और जो सीट है +1 एंड बाद में भी +1, बस। तो कुल वैध वोट +1 मिलना चाहिए, मतलब हमने क्या देखा था 50+1, है ना। तो यहाँ पर निश्चित कोटा क्या होगा, कुल वैध वोट +1, ये जो है एक निश्चित कोटा है, ये कोटा जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा। एक दो बार और देख लेना तो क्लास में ही याद हो जाएगा आपको ये, ठीक है। तो ये हमने निर्वाचन को देखा कि जो निर्वाचन या नियुक्ति है वह कैसे होगी, तो हमने जाना कि बेसिकली 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, सामान्यतः हम देखेंगे तो जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होगा, ठीक है, 5 वर्ष का होगा। एक जो निर्वाचक मंडल
है निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होगा, रीति जो है वह अप्रत्यक्ष होगी। कौन सी रीति होगी? अप्रत्यक्ष तरीके से। और जो रीति है वह क्या होगी? तो हम सभी रीति को भी समझ चुके हैं ना। ये कुछ ऐसी बातें हैं। चलिए अब देखो, तो हमने निर्वाचन की रीति की बात की थी कि बेसिकली ये तो जो है आर्टिकल 55 में है, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति की बात की गई है ना। अब हम कुछ योग्यताओं की बात कर ले कि आखिर योग्यताएं क्या होती हैं, शपथ कौन दिलाएगा, शर्तें क्या होंगी, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताओं की जो बात है वह आर्टिकल 58 में की गई है ना। आर्टिकल 58 में कुछ जो ये बातें हैं वह बताई गई है। जैसे कि इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले कि वह भारत का नागरिक हो, है ना। अब याद रखना कि जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है। जन्म से नागरिक होना, जन्म से नागरिक होना, जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ क्योंकि ये बात यूपीएससी ने पूछी हुई थी। साथ ही इसमें यहाँ पर भी लिख लो कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जन्म से राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना आवश्यक, ठीक है। तो कंपैरिजन भी हमें साथ साथ देखते जाना है कि अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पर जन्म से जो नागरिक है वह होना, ठीक है। अब देखो एक एज भी फैक्टर बनता है। हालांकि आप देखेंगे कि कभी भी आपने देखा होगा कि हमेशा जो सीनियर सिटीजन है वही राष्ट्रपति बने। बाकी आप देशों के राष्ट्रपति को देखेंगे बड़े युवा रहते हैं, ठीक है। बट हमारे यहाँ बेसिकली संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद हम अब जैसे कि आप घर में देखेंगे कि जो बड़े बुजुर्गों के पास जो एक्सपीरियंस होता है, उन्हें संभालने की जो क्षमता होती है, हमने संवैधानिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संवैधानिक पद बनाया। अगर हम किसी युवा को बैठा देंगे, ऐसा नहीं है कि युवाओं में जोश या काम की कमी है, वहां पे हमें जोश की जरूरत है ही नहीं, है ना। वहां पे हमें किस चीज की जरूरत है कि वो संविधान की उस संवैधानिक पद के महत्व को बनाए कि वह फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का। आप सोचिए कि अगर उसके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है, कोई ऐसा नहीं, तेज तर्रार लोगों को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा रहा। आपने देखा होगा कि बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे, नो डाउट, बट आप देखेंगे कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में सक्रिय थे। ऐसे व्यक्ति को आप राष्ट्रपति नहीं देखेंगे। तो राष्ट्रपति पद के लिए अब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, उनको राष्ट्रपति बनाया गया, है ना। या फिर तो इस तरह के आप देखेंगे कि बड़े ही गंभीर या फिर इस तरह के पर्सन जो रहे हैं अब तक, लगता है कि हाँ हमारे ये संवैधानिक जो पद है इसको सुशोभित करेंगे, इसकी गरिमा को खराब नहीं करेंगे। वैसे तो हमने 35 रख ली कि 35 साल का जो न्यूनतम जो आयु है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि शायद मुझे लगता है कि 60 70 ये एक नॉर्मल आयु है। 60 या 70 जो है नॉर्मल आयु आपको दिख जाएगी कि हाँ इतने जो है उस एज के हमारे राष्ट्रपति जो है वह रहे, ठीक है। साथ ही देखो इसमें ये कहा जाता है, अच्छा अगर हम अपने पीएम पद की बात करें तो पीएम पद के लिए क्या जरूरी है? क्या वह व्यक्ति जो है वही पीएम बन सकता है जो कि केवल लोकसभा का सदस्य, केवल राज्यसभा का सदस्य, किसका सदस्य? तो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, उसको हम पीएम चुन सकते हैं। पर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे ना तो प्रेसिडेंट देखो, प्रेसिडेंट किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और अगर उसको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर जो योग्यताएं है वह योग्यताएं होनी चाहिए कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो लोकसभा का जो सदस्य है वह बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति। अब याद रखना कि यहाँ पे राज्यसभा की बात नहीं की गई, तो यहाँ पे पीएम का ही लिख लो कि अगर हम पीएम की बात करेंगे तो पीएम किसी भी सदन का हो सकता है, पीएम किसी भी सदन का सदस्य। जैसे कि हम अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें वह राज्यसभा के सदस्य थे, नरेंद्र मोदी की बात करें तो लोकसभा के सदस्य हैं। तो किसी भी सदन का सदस्य जो है वह हो सकता है, ठीक है। बट राष्ट्रपति के लिए क्या है कि लोकसभा का होगा। भाई एक बात और बता दूं कि अगर यहाँ पर हम ब्रिटेन की और बात करें तो ब्रिटेन में जो पीएम बनेगा वो जानते हैं कौन बनेगा? जो वहां पे ये कंडीशन रखी गई है कि ब्रिटेन में पीएम वही होगा जो बेसिकली जो वहां का लोअर हाउस है उसका मेंबर होगा, केवल वही पीएम बन सकता है। चलिए आगे देखो, इसके अलावा ये कहा जाता है कि वह किसी भी तरीके से लाभ का पद जो है वह धारण ना करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो इसके बेसिकली इसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया गया कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है आखिर वह क्या है। बस ये कहा गया कि लाभ के पद पर ना हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि लाभ का पद जो है आखिर होता क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कि मान लो कोई भी ऐसा पद जिसकी वेतन सरकार दे रही हो, पूर्ण या आंशिक रूप से सही, या सरकार की नियत के लिए उस पर्टिकुलर संगठन या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए नियम नीतियां बना रही है, किसी भी तरीके से अगर सरकार उससे जुड़ी है, उससे आप जुड़े हो तो लाभ का पद माना जाएगा। इसलिए अगर किसी को मान लीजिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार अगर बनना है तो इस्तीफा उसको देना होता है, ठीक है। उसको क्या करना होता है? इस्तीफा देना होता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी भी कि ऐसा किसने किया था। तो यहाँ पर देखो, अच्छा देखो कि जैसे कि अगर वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है या फिर संघ या राज्य सरकार में किसी मंत्री के पद पर है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है। लेकिन इसमें मान लीजिए अगर वह उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी, या फिर कहीं का राज्यपाल है, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जो राज्यपाल रही ना, तो अगर वह राज्यपाल है और उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, या फिर कहीं मंत्री है ना, या फिर संसद में अगर वह मंत्री है तो ये लाभ के पद में नहीं आएगा, ये लाभ के पद में नहीं आएगा, ठीक है। लाभ का पद ना धारण करता हो। तो यहाँ पर बेसिकली हमने चार बातें जो है उसको समझा। अच्छा इसमें स्पष्टीकरण है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल है, मंत्री है, तो ये जो है वह लाभ के पद के अंतर्गत इसको शामिल नहीं करा जाएगा। इसके अलावा देखो, अगर राष्ट्रपति पद के लिए आप चुनाव के लिए नामांकन भर रहे हैं तो नामांकन जब उम्मीदवार भरने जाएगा तो वो अकेला नहीं चला जाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो। 50 लोग ऐसे हो जो कि प्रस्ताव ला रहे हो, 50 लोग ऐसे जो उसका अनुमोदन कर दे, अप्रूव कर दे, है ना। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन की आवश्यकता हो। नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। और एक राशि भी बेसिकली आपसे जब्त कराई जाती है। मतलब जब्त नहीं, एक राशि जो है जैसे जमानत राशि जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 15,000 रुपए जो है वह जमा कराए जाते हैं, ठीक है। 15,000 रुपए जो है वह जमा कराए जाते हैं। तो आरबीआई 15,000 रुपए जमा करा ले रही है, ठीक है। ये जमानत हो गई। अब यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, मैं यहाँ भी स्टार लगा देती हूँ फ्रेंड्स। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो जमानत राशि है वह जब्त नहीं होती, फोरफिटेड नहीं होती। अरे भाई बिल्कुल जब्त हो जाती है। ये कब जब्त होगी? जमानत जब्त हो जाएगी। कहा भी जाता है ना, कह रहे यार यूपीएससी की तैयारी मत करो, जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब जो समय आपका चला गया, जो चीजें चलेगी दोबारा नहीं मिलेंगी, ना कोई कंपनसेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि नामांकन के लिए, ठीक है, आपको 15,000 रुपए जो है वो आपको जमानत करानी पड़ेगी, जो जमानत राशि है वो करानी पड़ेगी। और ये जमानत राशि आपको वापस नहीं होगी ना। कब वापस नहीं होगी? अगर आपको कुल वैध वोट जो है वह नहीं मिले। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि अगर कुल वैध जो वोट मिले हैं उसका 1/6 भाग, ध्यान रखना, कुल का 1/6 भाग अगर वह प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो ये राशि जो है वह जब्त हो जाती है, ठीक है। 1997 के पूर्व बात करेंगे, 1997 के पहले चलो तो ये जो 50-50 है ना, ये जो संख्या है 10-10 हुआ करती थी कि बस 10 प्रस्तावक ले आओ, 10 अनुमोदक ले आओ। लेकिन फिर उसके बाद एक तरह से लोगों की स्वीकृति जो है राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हो, इसके लिए 100 जो है वो हम आप नहीं जा सकते, वो सांसद सदस्यों की बात हो रही है, ठीक है, हमारे आपकी। चलिए सो अब यहाँ पर देखो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ कैसे, शपथ की हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को जो शपथ है आखिर वह कौन दिलाएगा। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी की हम बात करें कि उन्होंने शपथ दिलाई थी, तो योग्यताओं की हमने बात कर ली। अगर हम शपथ की बात करेंगे तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और उसमें भी हम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना कि राष्ट्रपति बेसिकली अपने जो पद है उसको ग्रहण करने के पहले एक शपथ लेते हैं। वो शपथ होती है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का जो कर्तव्य पालन है वह करूंगा, विधि का परिरक्षण संरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा करूंगा, है ना। ये 3 बातें मान लीजिए है। तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाएंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर ये नहीं है तो जो और वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखो
अच्छा एक बात और याद रखो कि क्या अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तब क्या ऐसा है कि उन्हें भी ये शपथ लेनी होगी? बिल्कुल लेनी होगी, है ना। तो उन्हें भी इस तरह की जो शपथ है वह लेनी होगी। अब राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तों की बात, अच्छा शर्तों की बात हमारी होगी कि क्या-क्या जो शर्तें हैं वह होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर वेतन भत्तों की थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करूं तो याद रखो कि 2018 तक, है ना, 2018 तक लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास जो वेतन है वह होती थी, लेकिन 2018 के बाद ये जो वेतन जो कि राष्ट्रपति को मिलती है उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। और इसके पहले अगर हम देखेंगे कि जो वेतन भत्ता है वह काफी कम था। आगे हम देखेंगे कि जो पेंशन है वह लगभग आधी होती है पेंशन, है ना। जो पेंशन मतलब जब आप राष्ट्रपति नहीं है, अगर आप राष्ट्रपति नहीं है तो सभी भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं उन्हें आवास दिया जाता है, उन्हें कार दी जाती है, उन्हें कार्यालय के खर्च के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। तो प्रॉपर उनके लिए जो सम्मान और व्यवस्था है वह आजीवन कराई जाती है। और उनके बाद, है ना, अगर डेथ हो जाती है, जो हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट, जो पहले प्रेसिडेंट रहे थे, अगर किसी तरह मतलब अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनकी फैमिली को वो जो पेंशन मिल रही थी उसका आधा भाग उनको हमेशा दिया जाएगा, ठीक है। आधी शायद कोई 10,000 के आसपास कोई कार्यालय के जो खर्चे वह भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कई तरह की जो सुविधाएं हैं वह दी जाती है। आगे देखो, आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को बेसिकली कई विशेष अधिकार भी मिले होते हैं। अगर हम राष्ट्रपति के कई विशेष अधिकारों की बात करेंगे, यही बता देती हूँ, ठीक है। तो एक विशेष अधिकार तो ये है कि जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, है ना। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को या कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही इन पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। याद रखना, इवन इनके व्यक्तिगत, अगर कोई व्यक्तिगत भी ऐसा काम इन्होंने किया था उस पर भी नहीं चलाया जाएगा जब तक कार्यकाल है। तो व्यक्तिगत जो कार्य है, व्यक्तिगत कार्यों को भी छूट दी गई है, इवन क्योंकि पद का महत्व है, व्यक्ति का नहीं है। तो व्यक्तिगत कार्यों को भी बेसिकली इससे जो छूट या उन्मुक्ति है वह मिली हुई है ना। अब देखो, अब अगर चलाना है तब कैसे चलाएंगे? तो आप देखो, अच्छा जेल भी नहीं, ना गिरफ्तार किया जा सकता है, ना जेल भेजा जा सकता है। साथ ही देखो 2 महीने का नोटिस देने के बाद उनके कार्यकाल में निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है, निजी कृत्यों के लिए जो व्यक्तिगत है। तो पहले इनको 2 महीने का नोटिस देना है। अगर मुकदमा चलाना है तो पूर्व 2 महीने का नोटिस, है ना, नोटिस देना होगा। और इस नोटिस के बाद आपको केवल इतनी छूट मिलती है कि इनके जो निजी कार्य रहे, निजी व्यक्तिगत कार्य रहे, इनके लिए आप बेसिकली मुकदमा जो है वह चला सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कुछ जो विशेष अधिकार है वह प्राप्त है। इनकी जो विधिक जिम्मेदारियां हैं, जो विधिक कार्य ये कर रहे हैं, उसके लिए भी इनको जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। तो विधिक जिम्मेदारियों से भी इन्हें जो उन्मुक्ति है वह दी गई है। आपराधिक कार्यों से भी उन्मुक्ति दी गई है कि कोई आपराधिक कार्य किया है तब भी आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो हमने राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, शपथ शर्तें क्या होंगी, ठीक है। और हाँ, एक बात और समझो कि अगर मान लो राष्ट्रपति के पद को लेकर किसी तरह का विवाद होता है, राष्ट्रपति के पद को लेकर किसी तरह का कोई विवाद होता है, तो इसको कौन सॉर्ट करेगा? तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह का पावर है कि वह बेसिकली इस तरह के विवादों का समाधान करे। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, अच्छा एक बात और याद रखो कि मान लो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह शून्य घोषित कर दिया, लेकिन उस शून्य घोषित करने का आधार ये बिल्कुल नहीं होगा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बना था ना, मतलब जो वोटर्स थे राष्ट्रपति पद के लिए, उन वोटर्स में एक संख्या कम है या निर्वाचक मंडल अपूर्ण था, इस आधार पर चैलेंज या चुनौती नहीं दी जा सकती। और एक लास्ट बात जो आपको इसके बारे में जाननी है कि राष्ट्रपति का अगर इनकेस जो निर्वाचन है वह शून्य घोषित कर दिया जाएगा, तब भी अब तक उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में जो भी अध्यादेश पारित किए, जो भी निर्णय, जो भी डिसीजन दिए, वो सभी वैलिड रहेंगे, वो सभी वैध रहेंगे, ठीक है। साथ ही हमने ये देखा कि अगर मान लो निर्वाचक मंडल में कोई अनुपस्थित था या फिर कहीं पर कोई सीट खाली रही, तो इस आधार पर कभी भी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, ना ही उस पर किसी तरह की चुनौती जो है बेसिकली वह दी जा सकती है, ठीक है। तो विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। और साथ ही ये बात इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इस बात को पूछा भी था, मैं यहाँ पे डबल स्टार कर देती हूँ कि अगर इन केस जो निर्वाचन है वह अवैध घोषित हो भी गया, तब भी उनके द्वारा जो काम किए गए थे उनकी जो वैधता है, जो वैलिडिटी है, वो बनी रहेगी, ठीक है। चलिए साथ ही देखो, अब नेक्स्ट हमने देखा शपथ अर्हताओं की, योग्यताओं की बात कर ली। अब नेक्स्ट है पदावधि, महाभियोग और पदरिक्तता, ठीक है। देखो इसमें हम देखेंगे कि आखिर 3 बातों की हमें चर्चा करनी है। सबसे पहली बात है कि आखिर ये कब तक जो है वह काम कर सकते हैं, कब तक ये इस पद पर रहेंगे, इनके पद की जो अवधि है वह आखिर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो हमने जाना था अब तक कि सामान्यतः तो जो है वह क्या होगा, 5 वर्ष का होगा, है ना। सामान्यतः हमने देखा कि 5 वर्ष तक बेसिकली ये जो है वह अपने पद पर बने रहेंगे, 5 वर्ष के समय तक ये अपने पद पर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें इसके पहले नहीं हटाया जा सकता। तो जब इन्होंने पद धारण किया है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, है ना, अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो इनके द्वारा कब शपथ ली गई थी? 25 जुलाई 2022 को। तो 25 जुलाई 2022 से 5 वर्ष जो है सामान्यतः यहां से अगर काउंट कर लेंगे तो 22 से 23, 24, 25, 26 और 27 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट इलेक्शन 5 वर्ष के बाद होंगे। अगर किसी तरह की कोई चेंजेस जो है वह नहीं हुए तो पदावधि क्या होगी? 5 वर्ष, 5 वर्ष तक कार्यकाल, ठीक है। जब से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है उसके बाद से 5 वर्ष तक की सामान्यतः अपने कार्यकाल को रहेगा इनका। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा इसके पहले भी ये हट सकते हैं, बट कैसे? अगर ये अपना जो त्यागपत्र है वह दे दे। त्यागपत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति है तो ये अपना जो त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, है ना। त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? बेसिकली कि जो उपराष्ट्रपति है उसको त्यागपत्र अगर ये सौंप दे तब ये अपने पद से हट सकते हैं। साथ ही देखो, और इसके अलावा हम ये देखें कि ये बेसिकली अगर मान लो 27 में हमारे नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो तब तक क्या होगा? जैसे कि मान लो थोड़ा सा देर हो गया, है ना, कि 5 वर्ष नहीं, चलो 3-4 महीने और लेट हो गए किसी भी कारण से, उस केस में क्या होगा? क्या 5 वर्ष के बाद ये सीधे अपने चेयर से खड़े हो जाएंगे कि नहीं, अब पद बाकी समय तक खाली रहेगा जब तक कोई नेक्स्ट नहीं आ जाता? तो देखो कभी भी राजा का पद खाली नहीं रहता। और यहाँ पर जब तक उत्तराधिकारी नहीं आता, 5 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही चुनाव कर लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो कि जब तक जो उत्तराधिकारी है, इनके बाद ऐसा नहीं कि कोई अनुवांशिक रूप से जो निर्वाचित उत्तराधिकारी होंगे, तो उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक ये अपनी कुर्सी पर रहेंगे। पद ग्रहण, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक, है ना, ये पद पर रहेंगे। जो भी वर्तमान राष्ट्रपति है, जो भी है, वो अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी है वो पद ग्रहण नहीं कर लेता। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि क्या ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली हो सकते हैं। लेकिन अब तक हम देखेंगे कि पुनः निर्वाचन किसी का नहीं हुआ। केवल हमारे जो राष्ट्रपति, पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यही केवल हम ये 2 कार्यकाल तक रहे। इसके बाद जो भी हमारे अब तक राष्ट्रपति हुए हैं इनका कार्यकाल 2 नहीं हुआ, सब एक बार ही रहे सामान्यतः। बट अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में बेसिकली ये एक लिमिट लगा रखी है कि वहां पे जो है केवल अधिकतम कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति केवल 2 बार ही बन सकता है। बट इंडिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने बार भी जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। बट सामान्यतः एक परंपरा से भी चीजें चलती हैं और उसमें आप देखेंगे कि अभी तक कोई जो है 2 कार्यकाल के लिए नहीं चुना गया, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं महाभियोग की प्रक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। ये तो पदावधि की बात होगी। महाभियोग की जो प्रक्रिया है आखिर वो क्या कहती है? महाभियोग की अगर हम प्रक्रिया की बात करेंगे, हाँ, तो हमने कार्यकाल देखा कि 5 वर्ष से लेकर इनका जो कार्यकाल है वह बना रहेगा। त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे दे और उपराष्ट्रपति जो है इनकी सूचना कहां देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, ठीक है। साथ ही अगर इनको पद से हटाना है तो पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, इंपीचमेंट प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा याद रखना, इंपीचमेंट प्रोसेस 56 क्लॉज 1 में जो है वह दी गई है। अब इसका आधार क्या है, कैसे हटाया जाएगा, उन सभी की हम बात करते हैं। तो सबसे
सबसे पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 61 जो है वह कहता है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह होगी, है ना। महाभियोग की प्रक्रिया को का जो एक आधार है वह होगा संविधान का उल्लंघन। लेकिन संविधान का जो उल्लंघन है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान का जो उल्लंघन है इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि क्या आखिर ऐसे आधार होंगे जिससे हम महाभियोग जो है वह शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस आरोप की बात करें तो आरोप कौन लगाएगा और किस तरीके से होगा, तो आरोप के लिए सबसे पहले जो 1/4 सदस्य है ये हस्ताक्षर करेंगे, है ना। और अगर पारित करना है तो पारित करने के लिए जो 2/3 सदस्य है इनके द्वारा पारित होगा। तो 1/4 सदस्य बेसिकली इस पर साइन करेंगे अगर आरोप लेकर आते हैं, और दूसरा जो है 2/3 जो सदस्य है इनके द्वारा बेसिकली ये पारित होगा। और यही सेम प्रोसेस चलेगा दूसरे सदन में, यही सेम प्रोसेस चलेगा दूसरे सदन में। और जब दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस हो जाती है और यहां से भी पारित हो जाता है, तो जिस डेट को पारित होगा उस डेट से राष्ट्रपति को उनका जो पद है वह छोड़ना पड़ेगा। तो जिस डेट से पारित होगा उस डेट से इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब एक और बात याद रखिए कि बेसिकली महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, ये जानते हो कैसी प्रक्रिया है, इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है बेसिकली, ये जो प्रोसीजर होगा इसको हम अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। उसके पीछे दो कारण हैं। इंपीचमेंट प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इलेक्टोरल कॉलेज याद है ना कि कौन कौन थे इसमें। अब देखो, हमने बात की थी कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा उसमें जो मनोनीत सदस्य है वह शामिल नहीं होंगे, इसमें शामिल हो रहे हैं, है ना। तो पहली बात तो इसमें ये कही जाती है, ठीक है, पहली बात तो इसमें ये कही जाती है कि जो मनोनीत सदस्य है ना, जो नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत जो सदस्य थे, इन्होंने निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, है ना। और पर ये महाभियोग में पार्टिसिपेट करेंगे, पर ये महाभियोग में भाग लेंगे। पहला कारण तो ये हो गया। अब हमने बात की थी कि अगर हम दिल्ली और पांडिचेरी की बात करें तो दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य, वो पार्टिसिपेट किए थे ना। तो दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे, विधानसभा सदस्य, ठीक है, तो देखो इन सदस्यों ने निर्वाचन में तो भाग लिया था, जब राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज था ये उसके सदस्य थे, तो निर्वाचन में भाग लिया था, लेकिन ये महाभियोग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। तो कौन हिस्सा होगा कौन नहीं होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये महाभियोग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे, और इसलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंपीचमेंट प्रोसेस जो है वो अर्ध न्यायिक प्रकार की होती है। क्योंकि कुछ ऐसे सदस्य जो कि पहले इसके पार्ट थे, निर्वाचक मंडल के पार्ट थे, वो बाद में नहीं है, और जो पार्ट नहीं थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंपीचमेंट की जो प्रोसेस है वो कैसी होगी, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होगी। तो इसमें आपको एक तो मनोनीत सदस्य याद कर लेना है, और दूसरा आपको याद कर लेना है कि दिल्ली व पांडिचेरी जो विधानसभा है, जो दिल्ली पांडिचेरी केंद्र है, जिनकी अपनी विधानसभा है। साथ ही मैंने आपसे कमेंट में पूछा है कि क्या हमारे जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, क्या जो हमारा लास्ट इलेक्शन हुआ था, क्या उसमें जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा है, क्या उसके सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, हम वैकेंसी की बात करेंगे कि अगर महाभियोग की जो ये प्रक्रिया हमने देखी, ठीक है, पदावधि हो गई हमारी, है ना, महाभियोग हो गया। अब हमें एक और जो इसमें देखना है ये है आपकी पद रिक्तता, वैकेंसी। अब ये जो वैकेंसी है वह कैसी होगी, ये जो पद रिक्तता है वह कैसी होगी। राष्ट्रपति मतलब कैसे कैसे जो है वह नहीं रह सकते, या तो देखो वो त्यागपत्र देके हट जाए, महाभियोग की प्रक्रिया हो जाए, मृत्यु हो जाए, कोई अन्य कारण हो, अस्वस्थ हो और उपराष्ट्रपति आ जाए। तो हम देखेंगे कि बेसिकली 5 तरह की बातों की चर्चा इसमें की गई है कि या तो वैकेंसी इस कारण आ गई हो कि उन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, ये पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये कही जाती है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया हो, अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया हो तब भी वह हट सकते हैं, इस वजह से पोस्ट खाली हो सकती है। तीसरा जो अभी हमने महाभियोग प्रक्रिया की बात कर ली, इंपीचमेंट प्रोसीजर हो सकता है। चौथा हम इसमें देखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, और पांचवा हमने देखा कि उनका जो निर्वाचन है उसको अगर अवैध घोषित कर दिया जाए, है ना, उनका जो निर्वाचन है उसको अवैध घोषित कर दिया जाए, इस स्थिति में क्या होगा। तो पहले हम इन 4 स्थितियों की बात करते हैं। इन चारों स्थितियों में जानते हैं क्या होगा कि अब ये आवश्यक हो गया कि 6 माह के भीतर चुनाव आवश्यक, 6 माह के भीतर आपको नए राष्ट्रपति जो है इनका चुनाव कराना जरूरी हो, आवश्यक हो गया, ठीक है। और जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और जब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, इसका मतलब इन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाला जो विशेषाधिकार है ना, राष्ट्रपति को मिलने वाली जो वेतन भत्ते सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें इनको मिलेंगी। तो राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये पांचों परिस्थितियां, ये 4 परिस्थितियों की तो बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया तब ऐसे में क्या होगा। तो देखो, हमने देखा कि कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही चुनाव करा लिया जाएगा, कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व चुनाव करा लिया जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तब हमने क्या देखा, जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाएंगे, राजा का पद क्योंकि खाली नहीं होता है ना, राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है, तो उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक अपने पद पर बने रहेंगे, अपने पद पर रहेंगे, ठीक है, क्लियर है कि अगर 5 वर्ष का जो कार्यकाल है इसके पूर्ण होने के पूर्व ही बेसिकली जो चुनाव है आवश्यक है, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक बेसिकली बने रहेंगे। जैसे कि हम देखेंगे अब तक 2 राष्ट्रपति, जैसे कि हम डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें और फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें, तो ये 2 राष्ट्रपति ऐसे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, ठीक है। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ, उस वक्त जो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ठीक है, वीवी गिरी जो थे उपराष्ट्रपति थे और ये बतौर राष्ट्रपति काम करने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया तो उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, राष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ऐसे में जो भारत के उस वक्त भारत के मुख्य, कोई तो राष्ट्रपति रहेगा ना, उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन गए। अब ऐसे में क्या होगा, तो जो न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे उन्होंने बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक, ठीक है। तो वीवी गिरी याद रखना आपको, पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई उसके बाद जैसे ही इनको, तो अब देखो यहाँ पे केस स्टडी है कि आपको राष्ट्रपति के पद से, अगर आप कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति के रूप में, है ना, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति पद से आपको जो त्यागपत्र है वह देना होगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें ये केस स्टडी में ये लिखा है। लेकिन अब देखो एक बात को समझो कि हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के लिए हमने जाना था कि अब जो स्पष्टीकरण दिया जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री ये सब जो है लाभ के पद नहीं है। तो अब चूंकि आप उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे तो क्या आप राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, बिल्कुल चुने जा सकते हैं ना। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वो फिर से जो कैंडिडेट है वो डेफिनेटली बन सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो वैकेंसी की हमारी बात यहाँ पे हो रही है। आगे देखो कि देखो अगर किसी कारण से हमने देखा कि 5 वर्ष हो गए बट चुनाव नहीं हो पाया, तो जो वर्तमान मतलब जो भी उस वक्त राष्ट्रपति है वो आगे अपना जो कार्यकाल है बेसिकली वह करते रहेंगे, ठीक है। और वो अपना कार्यकाल करते रहेंगे और ऐसे में उपराष्ट्रपति को मौका नहीं मिलेगा कि 5 वर्ष पूरे हो गए तो जो उपराष्ट्रपति है अब वो जाके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे। अगर कार्यकाल पूर्ण हो गया इसकी वजह से अगर वैकेंसी है तो जो वर्तमान राष्ट्रपति थे वही कार्यकाल मतलब जो भी उस वक्त राष्ट्रपति है वही आगे जो है अपना कार्यकाल जारी रखेंगे, ना कि उपराष्ट्रपति को उनकी जगह पर लाया जाएगा, ठीक है। तो इस परिस्थिति में अगर कारण वैकेंसी का कार्यकाल का पूर्ण होना है तो उपराष्ट्रपति के पास ये बिल्कुल मौका नहीं होता कि वह एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य कर सके। बट अगर त्यागपत्र है, अगर महाभियोग हो गया, अगर मृत्यु है, अगर निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया है, तब डेफिनेटली जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति पर महाभियोग और हमने पदरिक्तता की जो चर्चा है की। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, पावर एंड फंक्शन की बात करेंगे, क्या क्या इनको शक्तियां हैं। तो देखो जैसे कि कार्यपालिका शक्तियां हैं, है ना, कुछ कार्यपालिका शक्तियां हैं, कुछ पावर ऐसे हैं जो कि एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। कुछ पावर ऐसे हैं जो कि सैन्य रिलेटेड होंगे, जैसे कि तीनों सेनाओं का सेनापति या प्रमुख होगा। तो कुछ शक्तियां ऐसी होंगी बेसिकली जैसे कि हम मिलिट्री पावर कहेंगे, कुछ शक्तियां ऐसी होंगी जैसे कि हम डिप्लोमेटिक कहेंगे, है ना, जैसे कि हम डिप्लोमेटिक कहेंगे, कूटनीतिक। कुछ शक्तियां जैसे कि हम फाइनेंशियल कहेंगे, जैसे कि हमने अगर वित्तीय आपातकाल की चर्चा हम कर चुके हैं तो वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति बेसिकली आदेश दे सके हैं या फिर राज्यों के जो धन और वित्त विधेयक है उसको रोक सके हैं पारित होने से। क्यों? क्योंकि वित्तीय आपातकाल है तो ये उनकी वित्तीय शक्ति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कार्यकारी देखा। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कुछ विधायी शक्ति होंगी, लेजिस्लेटिव पावर, विधान बनाने से संबंधित जो कि है विधायी शक्ति, ठीक है। तो कुछ जो है लेजिस्लेटिव पावर होंगे, कुछ न्यायिक शक्तियों की हम बात करेंगे, कुछ जुडिशियल, है ना, न्यायिक शक्तियों की बात करेंगे। तीनों तरह की हम इमरजेंसी की बात करेंगे, आपातकाल की बात करेंगे। फिर कुछ ऐसे पावर्स होंगे जो कि वह अपने विवेक के आधार पर भी जो डिसीजन है वह ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम कार्यकारी शक्ति की बात करेंगे तो जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि भारत सरकार की अगर हम बात करेंगे, भारत सरकार किसी भी तरह के अगर शासन संबंधी कोई कार्य कर रही है तो उस पर जो पहला नाम या फिर वह किसके नाम पर करेगी, तो किसके नाम पर करेंगे, तो राष्ट्रपति के नाम पर करेंगे, है ना। तो ये क्या होंगे, ये कार्यकारी शक्ति का पहला सबसे फर्स्ट आपको यही याद रखना है कि भारत सरकार के शासन से संबंधित जो भी औपचारिक कार्य होंगे ये इनके ही नाम पर होंगे। एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूं, यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो वोट मूल से क्वेश्चन आया था, है ना, 356 की बात हुई थी और ठीक है। तो यहाँ पर कई तरीके के आप देखोगे जैसे क्वेश्चन 356 का आया, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया था, क्या लिखा है, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम पर की जाएगी। ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना। ये स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के सभी कार्यकारी जो कार्रवाइयां वह किसके, जो हमारी कार्यपालिका अगर हम कहें संघ की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में या हमारे संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के नाम पर जो सारी कार्रवाइयां है वह की जाएगी। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वह गलत होगा, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कार्यपालिका शक्तियों की बात होगी, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट था तो संघ की कार्यपालिका, हमने देखा कि कार्यपालिका जो शक्ति है वह किसमें, राष्ट्रपति में निहित है। और इसलिए अच्छा एक बात और देखो, अनुच्छेद 53 क्लॉज 1 ये कहता है राष्ट्रपति अपनी जो शक्ति का प्रयोग करेगा क्या वह खुद अपने द्वारा कर सकता है कि उसने डिसीजन ले लिया और वह करे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो जो मंत्री परिषद है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो मंत्री परिषद है, एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड पीएम होगा। और वो क्यों होगा, बेसिकली सबसे पहले ये लिखा है कि राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए बेसिकली मंत्री परिषद होगी। तो राष्ट्रपति पर पहले ये बाध्यता नहीं थी, एक संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को इस बाध्यता से जोड़ दिया गया कि बेसिकली वह अब केवल मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही काम करेंगे, पहले ये बाध्यता नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान पीएम होगा और राष्ट्रपति दी गई सलाह के आधार पर कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ही शब्द जो है वो जरूर याद रखना कि राष्ट्रपति जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है सारे डिसीजन नहीं ले सकते, ना कार्य कर सकते, बल्कि मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही वो जो डिसीजन है वह लेंगे, ठीक है। और ऐसा कब हुआ, ये हुआ 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन, 1976 में हुआ था, है ना, 1976 में हुआ था, जिसमें मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दी गई थी। और बेसिकली 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन बाद में यह बाध्य होगा। तो देखो कार्यपालिका शक्तियों की जब हम बात करेंगे, इसमें अगर मान लो हम किसी बिल की बात करें, ये जो बिल है ये कब एक्ट बनता है, ये बिल जो है ये कब एक्ट बनता है ना। कोई विधेयक जो है अगर हम चाहें कि ये अधिनियम बन जाए, ये जो विधेयक है ये तभी अधिनियम या कानून का रूप रहता है जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखो अगर मान लो कि जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है और यहाँ पर ये जो विधेयक भेजने वाली वो संसद है, पार्लियामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संसद के द्वारा पारित करके कोई जो विधेयक है वो भेजा गया, ठीक है, राष्ट्रपति सहमति देने के लिए। बट राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति ने ऐसा किया, ये पहली बार था, पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया। लेकिन अब देखो संसद ने क्या किया, संसद ने इसी को दोबारा भेज दिया बिना किसी संशोधन के या थोड़े बहुत संशोधन के साथ। और अगर सेम बिल को भी दोबारा भेजा है, ठीक है, ध्यान रखना कि मान लीजिए अगर जो सेम बिल था, सेम विधेयक था, इसको आप दोबारा भेज दिया। अब इस परिस्थिति में सेकंड टाइम जो है अब क्या होगा, राष्ट्रपति अब क्या करेंगे, है ना। अब जो राष्ट्रपति है वह क्या करेंगे, क्या करेंगे राष्ट्रपति, अब ये बाध्य होंगे, ध्यान रखना, अब बाध्यता लग गई, अब तो आपको इस पर अपना असेंट देना ही होगा, है ना। तो अब सहमति देना आपकी बाध्यता है, पहले ये बाध्यता नहीं थी, है ना। तो ये बाध्यता कब थोपी गई, तो याद रखना ये 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा बाध्यता थोपी गई, ठीक है। इसका मतलब अगर ये कहे कि राष्ट्रपति की जो पुनर्विचार करने की शक्ति है वह असीमित है, तो ये गलत होगा क्या। अब आपको सोचिए कि अगर हम कहें कि ये जो पावर है रिकंसीडर करने की, पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की, क्या ये पावर जो है वह अनलिमिटेड है या लिमिटेड है। अरे भैया अनलिमिटेड कैसे हो गई, असीमित नहीं है, लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड क्यों है, सीमित क्यों है, लिमिटेड है। सीमित है, सीमित इसलिए है क्योंकि अगर सेकंड टाइम सेम बिल आ गया तब तो आप आवश्यक है ना, आप बाध्य ही तो है। और अगर बाध्यता है तो असीमित कैसे हुआ शक्ति। तो याद रखना कि ये जो शक्ति है वह असीमित नहीं है। आगे समझ में, ये जो शक्ति है वह असीमित नहीं है। असीमित क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सेम बिल को दोबारा भेजा गया फिर आप अपनी असेंट देने के लिए बाध्य हैं, और ऐसा तय किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो हमने देखा कि संघ की कार्यपालिका का देखो, अब यहाँ पे प्रमुख की बात है कि प्रमुख तो बेसिकली अगर केवल प्रमुख शब्द लिखा है, जब तक वास्तविक शब्द नहीं लिखा है, वास्तविक शब्द आएगा तो पीएम हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में अगर हम देखें, नाममात्र प्रधान के रूप में तब राष्ट्रपति है, और अगर हम वास्तविक प्रधान की बात करें तो प्रधानमंत्री है ना। तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे और प्रधानमंत्री सरकार के अध्यक्ष होंगे। आर्टिकल 73 क्या कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक है जिन पर संसद को कानून बनाने की बेसिकली शक्ति है। ये कुछ कार्यपालिका शक्ति के। तो अब देखो कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति क्या करता है,
राष्ट्रपति जो भी महत्वपूर्ण पद की अगर हम बात करें, जैसे कि नियुक्तियों की बात करें या फिर उनको हटाने की बात करें, जैसे कि प्रधानमंत्री, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि बेसिकली प्रधानमंत्री का मेन हम कहें कि प्रधानमंत्री आखिर कैसे, प्रधानमंत्री का क्या होगा, चयन होगा, नियुक्त होगा, क्या होगा, ये इलेक्टेड होंगे है ना, या फिर अपॉइंटेड होंगे, ये अपॉइंटेड होंगे। तो यहाँ पर देखो कि अपॉइंटेड वर्ड जो है ये सही है पीएम के लिए, मतलब पीएम को जो है नियुक्त किया जाता है। नियुक्त कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। हाँ वो बात और है जब हम पीएम की और आगे मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तब हम इस बात को समझेंगे बच्चों कि वो बात अलग है कि राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता है ना, या फिर जो बहुमत दल का नेता हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली नियुक्त शब्द जो है वह संविधान में रखा गया है, ठीक है। तो कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते आप देखेंगे चाहे यूपीएससी के चेयरमैन हो या फिर जो भी राज्यपालों की नियुक्ति हो रही है, जो भी आप इंपॉर्टेंट पदाधिकारी देखेंगे उन सभी की नियुक्ति, या फिर हम आयोगों के अलग-अलग आयोगों के अध्यक्षों की बात करें तो वहां पे भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति और इनको हटाने का जो एक मेन आदेश होगा वो पावर राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न आयोगों का गठन किया जा सकता है, जैसे कि वित्त आयोग। क्या कहता है ये वाला आर्टिकल, इसमें कहा जाता है कि जैसे कि अनुच्छेद 280 है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे। अभी कौन सा वित्त आयोग, 15वां 16वां, हाल ही में कौन सा वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग। कौन है इसके अध्यक्ष, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बताओ जरा। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेगा, उनको हटाने जैसे यूपीएससी है मानवाधिकार, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूं, एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने पूछा हुआ था, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, भारत के संविधान के अनुसार यह भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह निम्न में से क्या संसद के समक्ष रखे। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे चाहे वित्त आयोग की रिपोर्ट हो, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, क्या ये सब जो अपनी रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संसद के समक्ष जो रिपोर्ट्स रखने का अधिकार है, कौन सी रिपोर्ट जो रखने का अधिकार है राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा। क्या वित्त आयोग की रिपोर्ट, क्या लोक लेखा समिति, क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट। ये आपको बताना है, एक बार सर्च कीजिएगा कि ऐसी कौन-कौन सी रिपोर्ट है जो कि खुद सीधे जो है वह संसद में, देखो एक तो तरीका हो सकता है कि सीधे जो है वह संसद में पेश करें, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये है कि ये पर्टिकुलर जो आयोग या अध्यक्ष है ये बीच में किसे दे रहे हैं, ये राष्ट्रपति को दे रहे हैं और राष्ट्रपति जो है वह आगे जाकर इसको संसद में पेश कर रहे हैं। तो आखिर इन दोनों में से कौन सा तरीका जो है ये चार अलग-अलग जो है वह अपनाएंगे, ठीक है। चलो एक बार देखो 2013 का एक क्वेश्चन, केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कानून के प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं। अब चलो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है आप देखेंगे कि अभी तक जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति शासन या फिर आपातकाल के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे कि मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दिखाती हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें पूछे गए, आपातकाल को लेकर। जैसे कि देखो 2018 का क्वेश्चन वित्तीय आपातकाल को लेकर था कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वह की जा सकती है। तो बच्चों आपातकाल तो हम पढ़ चुके हैं ना इसके पहले, है ना। आपातकालीन प्रावधान आपका जो है हमने देखा था चैप्टर नंबर 17 है, और चैप्टर नंबर 17 में हम तीनों आपातकाल को पढ़ चुके हैं। आपको बताना है कि अगर हम आर्टिकल 360 की बात करें तो राष्ट्रीय जो वित्तीय आपातकाल है क्या अब तक घोषित किया जा चुका है या फिर नहीं किया जा चुका है, और अगर इसकी घोषणा होगी तो इसके क्या परिणाम होंगे। बहुत सरल क्वेश्चन था, आपातकाल का चैप्टर आपने पढ़ा, आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो मौत की सजा को कम करने के लिए अब राष्ट्रपति के, अभी हम पार्डोनिंग पावर की बात करेंगे, क्षमादान शक्ति की बात करेंगे, तब हम इसकी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति जो है क्या इनके पास पावर है। मौत की सजा को कम करने में राष्ट्रपति की देरी के उदाहरण न्याय से इनकार के रूप में सार्वजनिक बहस में आ गए। क्या ऐसी याचिकाओं को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट होनी चाहिए, विश्लेषण कीजिए। तो ऐसा नहीं कि कोई सोता हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपने अगर आपको बेसिक क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, उन्हीं सबसे जोड़ते हुए कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो क्षमा याचनाओं को लेकर आप देखेंगे कि 14 के बाद और भी आप कई इस तरह के, जैसे कि निर्भया केस की आप सभी जानते होंगे दिल्ली में, तो निर्भया केस के मामले में कई याचिकाएं, कई क्षमा याचना, कई तरह की चीजें जो है वह चर्चा में आई और उन सभी को लेकर बार-बार एक जो बहस है वह बनी रही। और इसमें यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति जो है वह देरी कर रहे हैं मौत की सजा को कम करने में। जैसे कि रिसेंटली, अच्छा मैं आपको मृत्युदंड को लेकर एक फैक्ट बताती हूं। अमेरिका में हाल ही में क्या हुआ कि एक जो तरीका है वह पेश किया गया, है ना। वो तरीका लाया गया जिसमें यह कहा कि हम जो है मृत्युदंड देने का एक नया तरीका अपनाएंगे अपराधी को, और उसमें हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की जगह हम एक मास्क जो है वह नाइट्रोजन का लगा देंगे, शायद नाइट्रोजन हेक्सोफोबिया ऐसा कुछ नाम है। तो उसमें नाइट्रोजन का मास्क लगा देंगे हम, जिसको हमें डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, और उसके शरीर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और नाइट्रोजन जब होगा तब उसके जो शरीर के अंग है वह फेल कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक ऐसा तरीका जो सबसे कम दर्द देने वाला हो। जैसे कि एक तरीका अपनाया गया कि इंजेक्शन, जहरीला इंजेक्शन दे दो, बट अमेरिका में एक केस आया, जहरीला इंजेक्शन देने के बाद 43 मिनट के बाद उसके प्रभाव जो है वह शुरू हुए, दिल का दौरा पड़ना या फिर ये सारी। तो ये जो है माना जाता है कि अगर किसी को मृत्युदंड सुनाया गया है तो मृत्युदंड की जो सजा है बेसिकली वो बहुत ही क्विक हो। अगर फांसी में देरी हो रही है तो वहां पे आपके मानवाधिकार लग जाएंगे कि फांसी में देरी, मतलब आप सोचो कि कोई वेट कर रहा है कि अब बस मुझे फांसी होने वाली है, मेरी जीवन लीला खत्म होने वाली है, और उसको बेसिकली लेट किया जाए कि आज नहीं 1 घंटे बाद, आज नहीं 2 घंटे बाद, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो कि बड़े सुबह जो है फांसी दी जाती है ताकि सुबह का जो सूरज है इंसान ना देखे। तो मृत्युदंड का जो तरीका है और मृत्युदंड के जो प्रावधान दिए गए हैं कि क्या राज्यपाल के पास ये पावर है कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सके, ये पावर केवल राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए हम पढ़ेंगे इसमें आगे। तो यहाँ पर समाधान की शक्तियों की हम बात करेंगे, आपातकाल क्षमा, तो ज्यादातर जो है राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर जो क्वेश्चन है आए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे हम देखेंगे और कौन-कौन सी शक्ति है। जैसे कि हम सैन्य शक्तियों की बात करें, सैन्य शक्ति मिलिट्री पावर है ना। तो हमने देखा कि सैन्य बल का सर्वोच्च समादेश या राष्ट्रपति में देते, या फिर हम कहें कि एक सेनापति के रूप में, सर्वोच्च कमांडर के रूप में, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है ना, वो कमांडर कौन होंगे, वो राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति होंगे। आप देखेंगे जब भी कोई एक्सरसाइज होती है, फिर कोई ऐसी जॉइंट एक्सरसाइज होती है, वहां पे राष्ट्रपति की भूमिका आपको देखने को मिल जाएगी कि बेसिकली उनको दिखाया जा रहा है कि हम ये तकनीक अपनाएंगे, हम इस तरीके से अपनाएंगे। तो ये चीजें आप देखते रहेंगे, है ना। या फिर अभी बीटिंग रिट्रीट जो कि गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसका, मतलब गणतंत्र दिवस जो समारोह है उसका अंतिम एक तरह से माना जाता है, अंतिम समारोह, इसके बाद गणतंत्र दिवस समाप्त हो जाता है। किस डेट से शुरू होता है बताओ जरा। तो यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट में आप देखेंगे कि जब तीनों सेनाओं के जो जनरल, तीनों सेनाओं के जो मुख्य खड़े होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति का आगमन होता है, वो सब अभिवादन कर रहे होते हैं। वहां पे एक लाइन आप सुनते हैं कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति, है ना। तो यहाँ पर क्या कि राष्ट्रपति बेसिकली क्या होंगे कि तीनों, अगर हम जल थल वायुसेना की बात करेंगे तो सर्वोच्च कमांडर के रूप में जो है वह। अच्छा इसी बात पर एक बात और बता देती हूँ, जैसे कि आपने कोर्ट मार्शल सुना, तो कोर्ट मार्शल की जो सजा है, क्या ये अधिकार है, क्या राष्ट्रपति इसको माफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो याद रखना कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, यस डेफिनेटली माफ कर सकते हैं कोर्ट मार्शल में, लेकिन ये जो पावर है वह राज्यपाल के पास नहीं। राज्यपाल कोर्ट मार्शल जो है उसको समाप्त नहीं कर सकते, उसको क्षमा नहीं कर सकते, राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। तो सेनाओं का प्रधान होता है, सैन्य शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन और मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो सभी सैन्य शक्तियों के प्रयोग में बेसिकली जो राष्ट्रपति है उनकी बड़ी भूमिका होगी, वो बड़ी पावरफुल होते हैं इस बारे में, ठीक है। चलिए
अच्छा देखो, अगर मान लो किसी तरह का युद्ध, एक बात और सुनो, तो उस युद्ध की शुरुआत या उस युद्ध की समाप्ति को लेकर भी राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, हम देखेंगे कि कुछ शक्तियां ऐसी होंगी राष्ट्रपति के पास, ठीक है, जो कि आपातकालीन शक्ति होंगी, है ना। आपातकालीन शक्ति, आपातकाल जो कि भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि आर्टिकल 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेगा, 356 राष्ट्रपति शासन की बात करेगा, और यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की बात 360 में की गई है ना। तो जैसे कि हम राष्ट्रपति शासन देखें, प्रेसिडेंट रूल 356, इसमें क्या कहा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है वह फेल हो गया हो, तो राज्यपाल इस बात को रिकमेंड कर सकता है कि उस राज्य की मशीनरी फेल हो गई, अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसे सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये संवैधानिक मशीनरी के फेल होने पर लगाया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल आप देखेंगे कि पूरे देश में किस तरीके से किसी भाग में लगाया जा सकता है, अब तक 3 बार ही लगाया जा चुका है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल 360, और यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन भी आया हुआ है, 356 को लेकर भी मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेसिकली आपातकाल है, संविधान की शक्तियां हैं, काफी इंपॉर्टेंट। कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। अब विवेकाधीन शक्ति राष्ट्रपति की तब ज्यादा बढ़ जाती है जब गठबंधन की सरकार हो। गठबंधन मतलब एक से ज्यादा जो पार्टियां हैं, 2 या 2 से अधिक पार्टियां भी मिलकर, कई पार्टियां मिलकर आपस में जो सरकार के लिए बहुमत है वो इकट्ठा करती है, सरकार बनाती है, ठीक है। सामान्यतः किसी एक पार्टी को मिल गया तो अच्छी बात है। 1989 से लेकर 2014 तक जब तक आप देखेंगे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई है, 2014 में उसके पहले लगभग 11 सरकारें आ गई थी, वो इतनी जल्दी बदली क्योंकि गठबंधन की सरकारें हो गई थी, किसी एक को बहुमत नहीं मिल रहा था। सामान्यतः राष्ट्रपति पीएम उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो कि बहुमत दल का नेता हो। अब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, ऐसे में राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन पावर हो जाता है, डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है कि वह किसी पीएम नियुक्त करेगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति की शक्ति आ जाती है, ये विवेकाधीन शक्ति होगी, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजना, ये भी इसमें आ गया है ना। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो देखो, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है, हमने देखा कि जो राष्ट्रपति है वो काम कर, राष्ट्रपति की सलाह और मशवरे के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, अच्छी बात है। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है वह पीएम होगा। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से पूछने जा रहे हैं, फिर पीएम बता दे रहे हैं, डेफिनेटली पीएम बता दे रहे हैं ना। तो केवल पीएम जो है वो बता दे रहे हैं कि चलो ऐसी बात है, ये डिसीजन है, ये बातें हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। तो पीएम से कार्यवाही जो भी चीजें चल रही हैं उसकी जानकारी मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। जब वो ऐसा उचित समझे कि अब मुझे इसकी जानकारी चाहिए, तो पीएम एक राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के रूप में, मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी की तरह जो है वह काम करते हैं, ठीक है। तो साथ में देखो 78 आर्टिकल 78 सी कहता है कि प्रधानमंत्री से किसी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए प्रस्तुत करवाने के लिए कहना, यदि मंत्री के निर्णय पर विचार नहीं किया है तो। अगर मान लो कोई विचार मतलब नहीं भी हुआ है, फिर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, फिर भी अगर विचार भी कुछ चल रहा है, तो मंत्रिपरिषद के उस तरह के जो विचार है उसको भी बेसिकली राष्ट्रपति के सामने जो है प्रस्तुत किया जाए। अगर वो चाह रहे हैं तो जो भी मंत्रिपरिषद का मंतव्य है, जो वो सोचता है कि इन फ्यूचर में ऐसा करने वाले हैं, अगर ऐसा फ्यूचर टेंस का भी कोई डिसीजन है तो भी वह उनको बताया जाए। तो और इसके अलावा लोकसभा भंग करने की सिफारिश की अगर हम बात करें कि मान लीजिए मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा में विश्वास खो दे। सरकार कब तक है, लोकसभा में जब तक बहुमत है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, जैसे कि हम देखें कि जब दल बदल और ये सारी चीजें हो रही थी, सबसे ज्यादा एक अस्थिरता जो है वह राजनीति में है ना। तो यहाँ पर क्या किया, लोकसभा में बहुमत गया, मंत्रिपरिषद चली गई, ठीक है, सरकार गिर गई। तो बेसिकली लोकसभा को भंग करने की जो सिफारिश है, ठीक है, लोकसभा को भंग करने की जो सिफारिश है, और इस पर जो है राष्ट्रपति को अगर उचित लगता है तो वह भंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कई जैसे कि वित्तीय शक्तियां हैं ना, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वह संसद के समक्ष रखने का काम करेगा, ठीक है। धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएंगे, ये ऐसी वित्तीय शक्तियां हैं। इसके अलावा देखो हम न्यायिक प्रक्रिया की बात करेंगे तो न्यायिक में क्या आएगा, जैसे कि उच्चतम न्यायालय है या फिर हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय फिर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको नियुक्त करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। तो ये कुछ और ऐसी शक्तियां जो कि वित्तीय न्यायिक रूप से होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो, ठीक है, हाँ, लगभग सारी शक्तियां आपकी हो गई। आपातकाल को हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो शक्ति आपको समझनी है वो है, अच्छा कुछ विधायी शक्तियां रहेगी और जान लो। विधायी शक्ति देखो, विधायी शक्ति विधान बनाने से संबंधित शक्ति या फिर विधान जो मंडल है उससे रिलेटेड। तो हम देखते हैं कि संसद के 3 भाग में आप पढ़ते हैं कि लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, ठीक है। तो बेसिकली संसद का जो सत्र है उसको बुलाना, या फिर आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में ही जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने दोनों सदनों को बेसिकली साथ में जो है अभिभाषण दिया है ना। तो ये सारी जो पावर्स है वह किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है ना। तो जो राष्ट्रपति है वह सदन का जो सत्र है वह बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं, सत्र को समाप्त भी कर सकते हैं, विघटन भी कर देते हैं ना। अगर दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाना है, संयुक्त बैठक मतलब आप देखेंगे लोकसभा राज्यसभा को, अगर किसी गतिरोध कोई ऐसा बिल है जिसपे गतिरोध है और वो इंपॉर्टेंट है उसको लाना ही है, तब ये संयुक्त बैठक बुलाने का जो काम है वो राष्ट्रपति करेंगे। ये विधान बना मतलब विधानमंडल या फिर लेजिस्लेटिव से रिलेटेड जो शक्तियां है वो विधायी शक्तियों में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम आम चुनाव के बाद और पहले की बात करें, जो आम चुनाव का मतलब क्या होगा, अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें, जनरल इलेक्शन जो कि 5 वर्ष में होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है ना। तो जनरल इलेक्शन के पहले और जनरल इलेक्शन के बाद में है ना, कि जो पहले बाद और पहले का जो पहला सत्र होता है ना, उसकी शुरुआत में संसद को संबोधित करने की जो शक्ति है वह किनकी है, वह राष्ट्रपति की है, ठीक है। संसद के सदनों को वह संदेश भेज सकते हैं, किसी विधेयक के संबंध में भी कोई जो बात है वह अपनी रख सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं। जब अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो लोकसभा राज्यसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए नियुक्त करना है ना। अगर इस तरह के जो पद है, जो इंपॉर्टेंट पद है कि लोकसभा के स्पीकर नहीं है, राज्यसभा में सभापति नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट हमारे पदाधिकारी नहीं है, तब कैसे जो राज्यसभा और लोकसभा है वह चलेगी। तो उसके लिए किसी अधिकारी को किसी को बेसिकली अध्यक्ष नियुक्त कर देना या सभापति नियुक्त कर देना, ये जो पावर है वह राष्ट्रपति की होगी, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों में संसद में विधेयकों को संसद में पुनः स्थापित करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है ना। पहले आप जो है परमिशन आपको लेनी होगी राष्ट्रपति से, जैसे कि भारत की संचित निधि में से आपको व्यय करना हो, है ना। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड की हम बात करें, इसका मतलब क्या होगा, संचित निधि जिसमें की सारी जो प्राप्तियां है, मतलब जो भी पैसा मिला है सरकार का वो उसमें होता है, संचित निधि में, है ना। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो हमारे प्रमुख संवैधानिक अधिकारी हैं या फिर हमारी जो न्यायपालिका है उसकी जो वेतन भत्ते सारी चीजें जो है संचित निधि से ही दी जाती है, और संचित निधि पे वोट नहीं होता, मतदान नहीं कराया जाता। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो या नए राज्य का निर्माण करना हो या धन विधेयक हो या किसी भी कर या शुल्क को लगाना हो जिससे राज्य का हित जुड़ा हो, ठीक है। तो ये कुछ जो है वह विधायी शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियों की बात करेंगे तो धन विधेयक के लिए पहले सिफारिश करना, अनुदान की मांग के लिए पूर्व, जैसे कि अभी देखो वोट ऑन अकाउंट, एक बात मैं आपको बताती हूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो है लोकसभा के कौन सी लोकसभा है ये बताओ जरा, 18वीं है ना। 21 लोकसभा के चुनाव जो है वह 2024 में होने हैं। अब देखो जब चुनावी वर्ष है ना, तो उस वक्त पूर्ण बजट नहीं आता, उस वक्त जो बजट आता है उसको कहा जाता है अंतरिम बजट। अभी कौन सा बजट आया है, अंतरिम बजट आया है ना, अंतरिम बजट आया है। अंतरिम बजट या इंटरिम बजट इसको क्यों कहा जाता है, पूर्ण बजट से ये अलग होता है। पूर्ण बजट जो है पूरे एक साल एक वित्तीय वर्ष के लिए आता है, और जो अंतरिम बजट है ये अभी बचे हुए समय के लिए आता है कि पता है चलो भाई मई में जो है न्यू सरकार बन जाएगी, तब तक खर्चा कैसे चलेगा। तो मान
लीजिए जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, है ना। तो 4 महीने के खर्चे के लिए चलाने के लिए अंतरिम बजट आया, और अंतरिम बजट के लिए संविधान में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसके लिए वोट ऑन अकाउंट का प्रावधान है। वोट ऑन अकाउंट या जो ये राशि दी जाती है ना, अनुदान की मांग, लोकसभा का स्पेशल पावर है, इसमें राज्यसभा के पास स्पेशल पावर नहीं अनुदान की मांग को बुलाना, ठीक है। तो ये वोट ऑन अकाउंट के जरिए ये जो 4 महीने का खर्चा है सरकार का, वो चलाया जाएगा। जब नई सरकार बन जाएगी तब पूर्ण बजट आएगा, ठीक है। अभी समीक्षा भी नहीं आई है, इसलिए समीक्षा भी नहीं आती जब अंतरिम सरकार का अंतरिम बजट आएगा, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव है ना। तो कैसे जो सरकार की सरकार रहे, ये सरकार ना रहे, फिर कैसे जो है वो बाकी समय क्या होगा, तो पूर्ण बजट नहीं आएगा। और अगर अगली सरकार बन जाएगी, सोचो पूर्ण बजट होता तो वो बाकी वो क्यों फॉलो करती दूसरी सरकार का बजट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, केवल जो बचा हुआ समय है ना, उसके कार्य जो है वे चलते रहे, उसके जो व्यय है वे चलते रहे। इसके लिए वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से इंटरिम बजट लाया जाता है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखे होना। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। बजट शब्द का वर्णन कभी भी संविधान में नहीं है ना, ध्यान रखना कि जो बजट शब्द है बच्चों, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है लिखा हुआ है। 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करना है ना, और भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि दे देना। ये सारे जो है वह विदेश शक्तियों में आएंगे। न्यायिक शक्तियों की बात करेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, हमने जाना था कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, बेसिकली नियुक्ति में किसकी भूमिका होगी, कार्यपालिका। कार्यपालिका की कैसे होगी, एग्जीक्यूटिव का रोल कैसे है, क्योंकि देखो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, और राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार नियुक्त करेंगे, मंत्रिपरिषद, है ना। और मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद तो हमारी कार्यपालिका का भाग है। तो चूंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया में किसका रोल हो गया, राष्ट्रपति का हो गया, है ना। वही अगर हम न्यायाधीशों के हटाए जाने की बात करेंगे, तो हटाने से रिलेटेड तो न्यायाधीशों के हटाने से रिलेटेड तो संसद में भाई विशेष बहुमत से लाया जाएगा प्रस्ताव, है ना, पारित हो जाएगा तब जाके हटाया जाएगा। इसका मतलब हटाए जाने में किसकी भूमिका है, विधायिका की, लेजिस्लेटिव, है ना, विधायिका की भूमिका। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी कानून या कार्य के संबंध में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना, और ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, मतलब ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, और ना ही जो राष्ट्रपति है सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी, ठीक है। उन सभी मामलों में जहां दंड कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया गया संघीय कानून के विरुद्ध अपराध है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ये न्यायिक शक्तियों में आएगा। प्राविलंब, परिहार, विराम या रमकरण कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको जो क्षमादान की शक्तियां है वो मैं बता देती हूँ कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्तियां है वह कौन कौन सी, ठीक है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां है, पार्डोनिंग पावर है, वह आखिर कौन कौन सी है, वो हम उसके बाद अध्यादेश बचा है, वीटो पावर बचा है, ठीक है। चलिए यहीं पर हम समझ लेते हैं कि आखिर वीटो पावर कौन कौन सी, नहीं वीटो पावर नहीं, हमें पार्डोनिंग पावर पढ़ना है। क्षमादान करने की जो शक्ति है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास भी है कुछ शक्तियां, पर राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां है वो ज्यादा है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 पहली इसमें जो शक्ति है जिसको कि हम कहेंगे क्षमा करना, क्षमा, पार्डन। देखो क्षमा या पार्डन में क्या होगा कि आपको किसी भी तरह से, मतलब आपको पूरी तरह से जो माफ है वह कर दिया, पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि पार्डन का मतलब होगा कि राष्ट्रपति ने सारे चार्जेस हटा लिए, एकदम क्लीन चिट दे दी, पूर्णतः मुक्त करने का आदेश दे दिया, सारे पाप आपके धुल गए, ये होगा पार्डन, है ना। दूसरा हम देखेंगे, दूसरी जो शक्ति होगी जिसमें कि हम कहेंगे लघुकरण करना, है ना, जैसे कि हम कहेंगे कम्यूटेशन, लघुकरण करना, कम्यूटेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, कम्यूटेशन में बेसिकली आप देखेंगे कि जो भी सजा दी गई थी, है ना, उसका स्वरूप बदलकर कम किया जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी को मृत्युदंड दिया गया था, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, ठीक है। तो अगर किसी को डेथ पेनाल्टी दी गई थी कि भाई फांसी होगी, तो फांसी की जगह चेंज करके आपने क्या किया, आजीवन कारावास दे दिया, आजीवन कारावास, ठीक है। आजीवन जो कारावास है यह दे दिया, तो दंड के स्वरूप को इसमें बदला जा सकता है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, ठीक है। एक होगा परिहार, ये क्षमा हो गया, लघुकरण हो गया, है ना। तीसरा जो वर्ड है वह क्या है, परिहार। अच्छा देखो परिहार का मतलब क्या होगा, परिहार का मतलब है कि आपने स्वरूप नहीं बदला, बस आपने अवधि जो है वह कर दी, है ना। तो परिहार में क्या होगा, रिमिशन की बात करेंगे, इसमें देखो अवधि कम कर दी, प्रकृति नहीं बदली। अगर किसी को आजीवन कारावास था, अवधि कम करना, है ना, उसको हो सकता है उसके अच्छे आचरण के कारण कम वर्ष कर दिए जाए, ऐसा कई अपराधियों को छोड़ दिया जाता है अच्छे आचरण के कारण, अवधि कम करना, पर इसमें प्रकृति नहीं बदली, ठीक है। अब इसमें तो प्रकृति ही बदल दी गई थी। लघुकरण कम्यूटेशन में क्या किया गया था, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। एक होता है विराम देना, ठीक है। ये तो परिहार तक हम आ गए। अब हम बात करेंगे विराम का मतलब क्या है। विराम का मतलब रोक देना, ठहर जाना, है ना, रेस्पाइट। देखो कुछ ऐसे विशेष कारण हो सकते हैं, विशेष परिस्थितियों के कारण रोक लगा दी गई कुछ समय के लिए, विशेष परिस्थिति के कारण रोक। अभी लेटेस्ट कौन सी मूवी आई थी जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिखाया भी गया था कि वहां पे जो अभिनेत्री थी, जो नायिका थी, उसको क्या हो गया, मतलब फांसी की सजा थी, बट प्रेगनेंसी की वजह से क्या किया गया था, कुछ साल रोके कि जब तक जो बच्चा है 5 साल का नहीं हो जाएगा उसके बाद फांसी होगी। ये क्या लगाया गया, ये विराम था, रेस्पाइट था, ठीक है। तो विशेष परिस्थितियों के कारण रोक लगा दी, जैसे कि विकलांगता, है ना, या फिर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, विशेष परिस्थिति के कारण रोक लगी थी। और इसमें पांचवा जो इसमें तरीका होगा, पांचवा तरीका है रिप्राइव, प्राविलंबन, ठीक है, रिप्राइव, प्राविलंबन। और इसमें होगा अस्थायी रोक लगा देना। अब ये अस्थायी रोक क्यों लगी थी, अस्थायी रोक लगाना, जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर कोई ऐसा जघन्य अपराध था कि सभी आरोपियों को डेथ पेनाल्टी या फांसी की सजा सुना दी, उस पे अस्थायी रोक लग गई क्योंकि क्षमा याचना है ना, क्योंकि राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा याचना है। तो अगर जब तक राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति क्षमा याचना को खारिज नहीं करता है ना, तब तक जो है वह क्या होता है, प्राविलंबन, अस्थायी जो रोक है वह लगी होती है। तो क्षमा याचना अगर किसी ने की है, तो इस तरीके से जब हम क्षमादान की शक्तियों की बात करेंगे तो बेसिकली ये जो शक्ति है, पहली हमने क्षमादान की बात कर ली, दूसरा लघुकरण की बात कर ली, तीसरा प्राविलंबन की बात कर ली, चौथा हमने परिहार की बात कर ली, और यहाँ पर जो पांचवी शक्ति थी वो हमने विराम की बात कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि किसके पास है, जो कि राष्ट्रपति के पास है ना। राज्यपाल के पास भी कुछ है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जो पावर है वह ज्यादा है। तो न्यायिक शक्तियों में यहीं पर हमने साथ में पढ़ लिया है ना, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को। चलिए अच्छा देखो, अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो हमें राजनयिक शक्ति की बात करें तो सारे जो हस्ताक्षर है ना, वो जो भी हमने अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि की, मान लीजिए भारत और फ्रांस में कोई समझौता हुआ, वियतनाम के साथ कोई समझौता हुआ, ताइवान के साथ कोई समझौता हुआ, तो उस पर बेसिकली जो हस्ताक्षर है किसके नाम पर होगा, तो भारत का अगर फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक अगर देश जब जनगणना होगी ना, तो सबसे पहला जो रजिस्टर में नाम लिखा जाता है ना, पहले जिस व्यक्ति को काउंट किया जाता है वो देश के राष्ट्रपति होते हैं। अब जो पिछली हमारी जनगणना हुई थी उसमें देखना, लास्ट जो हमारी जनगणना हुई थी, अभी ये वाली तो हुई नहीं है, 2011 वाली जनगणना देखना कि उस वक्त कौन राष्ट्रपति थे। जब उनका पहला जो राष्ट्रपति उनका नाम लिखा जाता है, उस वक्त अखबार जो है दिखाते हैं कि अब जनगणना की जो शुरुआत है वह हो गई, क्योंकि पहले जो नागरिक थे, जो फर्स्ट सिटीजन थे इंडिया का, उनका नाम लिखा
लिखा जा चुका है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संधियों की हम बात करेंगे तो जो सारे हस्ताक्षर है वो इनके नाम से किए जाते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मंचों में और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व जो है करते हैं, राजदूत हो, उच्चायुक्त हो, ये राजनयिकों को भेजते और आमंत्रित करते हैं, ये सारी शक्ति इनके पास है। अब हम नेक्स्ट आते हैं वीटो पावर की। वीटो पावर पर हम आते हैं। ठीक है, अब देखो कि जब हम बात करेंगे वीटो पावर की, ये वीटो पावर का मतलब क्या है? पहले तो इस वीटो पावर का मतलब जानो कि जब देखो हमने फिर वही से बात शुरू होगी कि कोई जो बिल है, ठीक है, ये एक्ट में कब कन्वर्ट होगा, ये कब कानून बनेगा? ये विधेयक था, इस विधेयक को कानून बनने के लिए क्या जरूरी है? राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर दे, है ना? बहुत जरूरी है ना इस बात को। राष्ट्रपति अगर इस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी जाके ये जो बिल है वह उस दिन से प्रभावी माना जाएगा। अब कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, पर राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। कोई बिल कानून कैसे बनेगा? जब दोनों सदन उसको पारित कर दे, है ना? तो जो विधेयक थे मान लीजिए दोनों सदन ने पारित कर दिया, दोनों सदनों द्वारा पारित, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा, आपको सोच लीजिएगा, पारित, तो राष्ट्रपति की सहमति इसके लिए आवश्यक है। नाउ ये जो बिल है वह कन्वर्ट हो गया इनटू एक्ट। अब देखो, अब 3 ऑप्शंस थे, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक, बट राष्ट्रपति के पास जानते हो क्या था? 3 ऑप्शन थे, 3 विकल्प। या तो ये हाँ कर दे, या तो चलो ठीक है हाँ कर दिया। जब हाँ कर दिया तो तुरंत बिल जो है वह कन्वर्ट हो गया एक्ट में उस पर्टिकुलर डेट से जब इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। दूसरा तरीका है ना हाँ करो ना करो शांत रह जाओ। दूसरा क्या तरीका? ना हाँ करो ना करो शांत रह जाओ, सुरक्षित रख लिया अपने पास। ठीक है, तीसरा क्या तरीका हो सकता है? रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, कह दिया जाओ फिर से विचार करो। 3 ऑप्शंस हो गए, या तो हाँ कर दो, या तो शांत रह जाओ, या फिर से सोच कर आओ, है ना? 3 बातें होंगी। अब देखो जो दूसरी स्थिति थी जिसमें कि वो शांत रहने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि वो अपनी जो कंसेंट है या अपनी जो सहमति है उसको सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना कि यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, शांत रहना या सुरक्षित रखना अपनी स्थिति को, दैट इज कॉल्ड वीटो पावर। ये जानते हो क्या होगा? ये वीटो पावर कहलाएगा। अब देखो वीटो पावर का मतलब क्या है? वीटो पावर का मतलब होगा अपनी स्वीकृति को रोक लेना। किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति, किसी अब राष्ट्रपति की बात चली तो ऑब्वियस सी बात है हमारी आपकी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बात नहीं चल रही। अपनी स्वीकृति को रोक लेना, और वो ऐसा कई तरीके से कर सकते हैं, पता है? ऐसा वो कई तरीके से कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति को रोकना कई तरीके से उनके लिए पॉसिबल हो जाता है, और इसे हम कई तरह के वीटो के रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ मैं आपको वीटो की टाइप बता दूं। एक और क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था, मैं पहले स्टार लगा देती हूं। आपको ये सोचना है इसमें कि कौन सी शक्ति ऐसी है वीटो पावर की जो इंडिया के पास नहीं है, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है, बल्कि यूएसए के प्रेसिडेंट उसको यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर पहली शक्ति है अत्यांतिक वीटो। ठीक है, अत्यांतिक वीटो। दूसरी शक्ति है इसमें विशेषित वीटो, दूसरी शक्ति है विशेषित वीटो, तीसरी शक्ति है निलंबनकारी वीटो, चौथी है पॉकेट वीटो। अभी इनके कुछ एग्जांपल्स, निलंबनकारी वीटो और चौथी शक्ति इसमें क्या है? पॉकेट वीटो। ठीक है, फिर से ध्यान से पढ़ो कि कोई भी जो बिल है वो तभी एक्ट में कन्वर्ट होता है जब राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अपनी जो स्वीकृति है वह दे दी जाए। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है कि या तो वो हाँ कर दे, या तो वो शांत रह ले, या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अगर वो शांत रह रहे हैं तो इसको हम वीटो पावर के रूप में मानते हैं। वीटो पावर का मतलब है कि अपनी स्वीकृति को रोक लेना, और ये जो स्वीकृति है वह 3-4 तरीके से रोक रहे हैं। ठीक है, 4 वीटो के प्रकार हमने देखे। बट देखो अत्यांतिक वीटो अभी हम समझेंगे, निलंबनकारी, पॉकेट वीटो, विशेषित वीटो की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये यूएसए के प्रेसिडेंट को है, यूएसए के प्रेसिडेंट को है। इंडिया में ये जो वीटो है वह नहीं चलता। ठीक है, तो विशेषित वीटो जो है, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि इन वीटो पावर में से ऐसी कौन सी वीटो शक्ति है जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को, इंडिया के प्रेसिडेंट उसका यूज नहीं करते, तो वो यूएसए, वो हो गया विशेषित वीटो। ठीक है, तो ये सारे वीटो पावर है। ठीक है, अब देखो अत्यांतिक या निलंबनकारी, पॉकेट, और हम इसको बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट देखो अत्यांतिक वीटो की जब हम बात करेंगे, यानी एब्सोल्यूट वीटो, ये कौन सा वीटो होगा? एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब जानते हो क्या होगा? अत्यांतिक वीटो का मतलब होगा बेसिकली कि अपनी जो स्वीकृति है उसको सुरक्षित रख लिया, इसको सुरक्षित रख लिया। ठीक है, विथहोल्ड कर लिया, सुरक्षित रख लिया, विथहोल्ड हिज असेंट अ बिल, अपनी स्वीकृति को क्या किया? सुरक्षित रख लिया। और ऐसे जो वो बिल है ना वो ऐसे ऐसे करके खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कहा, बस सुरक्षित रख लिया। एक ये प्रकार हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें ये तरीका हो सकता है जैसे कि हम सस्पेंसिव या निलंबनकारी वीटो कहें, सस्पेंसिव या निलंबनकारी वीटो कहें। ठीक है, अब देखो इस वीटो में क्या किया जाता है, इसमें देखो उन्होंने मतलब सस्पेंसिव कुछ नहीं, ना तो उन्होंने हाँ कहा, ना तो उन्होंने ना कहा, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाया। ठीक है, निलंबनकारी वीटो, सो यहाँ पर याद रखना कि व्हेन ही निलंबनकारी में याद रखना कि वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो बेसिकली पॉकेट वीटो होगा ये होगा कि ना उन्होंने लौटाया, है ना उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा, और ना उन्होंने उस पर अपनी स्वीकृति दी। ये पॉकेट वीटो होगा क्योंकि उन्होंने बिल को अपने पास रख लिया। ठीक है, लेकिन निलंबनकारी वीटो में क्या होगा कि उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। यहाँ पे तो सुरक्षित रख लिया था एब्सोल्यूट वीटो में। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, पुनर्विचार हेतु लौटा दिया। पर क्या धन विधेयक को लौटा सकते हैं? मनी बिल को लौटा सकते हैं? नहीं, तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकते, धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। ठीक है, तो पुनर्विचार हेतु लौटा दिया, ये सस्पेंसिव या निलंबनकारी वीटो होगा। ठीक है, सो रिटर्न कर दिया इन्होंने बिल। आगे देखो पॉकेट वीटो की बात करेंगे तो पॉकेट वीटो में नॉट, रेटिफाई, रिजेक्ट और रिटर्न, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इसमें। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि ना ही अपनी सहमति दी, ना ही अपनी स्वीकृति दी, जेब में रख लिया बिना किसी टाइम के, और ना ही उन्होंने लौटाया, वापस लौटाया। तो उन्होंने तीनों ही काम नहीं किए। इसका मतलब क्या किया कि बिल को अपने पास रख लिया। ठीक है, कीप द बिल, उन्होंने बिल को अपने जेब में रख लिया। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो आपको पता है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनके पास जो पॉकेट वीटो है इस पे टाइम लिमिट है कि आपको एटलीस्ट 10 दिन में लौटाना होगा। यूएसए के प्रेसिडेंट के पास टाइम लिमिट है कि आपको 10 दिन में तो लौटाना होगा। इंडिया में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। कई ऐसे विधेयक जो है वो पॉकेट में रखे रखे जो है वो खत्म हो गए। जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह जब थे तब एक आप देखेंगे कि कहा जाता था कि वो जो वीटो था एक डाक संशोधन को लेकर एक विधेयक था जो कि कहा जा रहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगा। ज्ञानी जैल सिंह ने रोक लिया। ठीक है, पॉकेट वीटो लगा दिया, ना ही उसको सहमति दी, ना स्वीकृति दी, और ना ही उसको लौटाया, बिल को रख लिया। ये पॉकेट वीटो था 1986 में, वो ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन वो पॉकेट में अगर किसी बिल को नहीं रख सकते तो वो संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन पर लागू नहीं, संविधान संशोधन पर लागू नहीं। जैसे कि हमने निलंबनकारी की बात की, पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, दैट इज निलंबनकारी वीटो, बट धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। ठीक है, वैसे हमने देखा कि संविधान संशोधन पर पॉकेट वीटो लागू नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। ठीक है, ये जनरली ये 3 वीटो जो कि भाई केंद्र की जो विधायिका उससे रिलेटेड है कि केंद्र ने कोई विधेयक भेजा, आपने पहले तो उसको सुरक्षित रख लिया बिना किसी समय सीमा के, दूसरी बार में पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, और इसमें असीमित समय के लिए रख लिया। ठीक है, पॉकेट वीटो था। अब देखो राज्य विधायिका की बात हो गई, ये तो केंद्र की विधायिका के संबंध में हो गया। राज्य की विधायिका की बात करेंगे तो यहाँ पर जो शक्ति है राष्ट्रपति की थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, राज्य की विधायिका को लेकर प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब देखो इस बिल में बेसिकली क्या होगा, आप देखेंगे कि कोई भी जो स्टेट का बिल है, ये जानते हो ये कब एक्ट में कन्वर्ट होगा? ये एक्ट में कन्वर्ट होगा जब इस पे या तो जो राज्यपाल गवर्नर है वो अपनी असेंट दे दे, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर चाहे तो अपनी असेंट की जगह, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर लेता है। ऐसे में गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होंगे और प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो पावर,
अब देखो यहाँ पर हमें दो आर्टिकल पढ़ने हैं। एक है आर्टिकल 200, आर्टिकल 200, जो कि बताता है कि राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प है, जो कि राज्यपाल के विकल्पों की चर्चा करता है। मतलब अगर राज्य विधानसभा आपको कोई बिल दे रही है तो आपके पास क्या विकल्प है? 4 विकल्प है राज्यपाल के पास, है ना। ऐसे ही जो दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल 201, ये इसमें ये बताएगा कि आखिर राज्य विधायिका के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है, राष्ट्रपति के विकल्पों की बात करेगा। ठीक है, अब देखो राज्यपाल के पास जो विकल्प इसमें हो सकते हैं, पहला इसमें विकल्प ये होगा, ठीक है, कि वह अपनी स्वीकृति दे दे, जनरली मामलों में दे दी जाती है, स्वीकृति दे दे। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा ये कहा जाता है कि स्वीकृति को सुरक्षित रख ले, स्वीकृति को क्या करें, सुरक्षित रख ले, इनके पास भी तो वीटो पावर है भाई, सुरक्षित रख ले, स्वीकृति को सुरक्षित रखे। तीसरा जो पावर है वह है कि पुनर्विचार के लिए लौटा दे, डेफिनेटली लौटा सकते हैं, पुनर्विचार हेतु लौटा दे। चौथा जो ऑप्शन है वह ये है, जो कि जुड़ जाता है 201 से, कि राष्ट्रपति के विचाराधीन रख लें, राष्ट्रपति के, कि अब राष्ट्रपति इस पे बात करेंगे तब जाके हम आगे इस पे कुछ चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति पहले इसमें अपनी स्वीकृति अस्वीकृति देंगे। ये 4 विकल्प हो गए। अब देखो राष्ट्रपति के जो विकल्प है वो समझो, 3 विकल्प है। पहला विकल्प है कि स्वीकृति दे, सुरक्षित रखे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, स्वीकृति दे, ठीक है, सुरक्षित रखे, ठीक है, और तीसरा क्या है, पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर केंद्र के लिए मान लो आपने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया केंद्र विधायिका, तो केंद्र विधायिका दोबारा आपको सेम बिल भेजती है ना, आप उसमें बाइंडिंग है, आप अपनी असेंट देने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक पार्शियलिटी समझो कि स्टेट लेजिस्लेशन के संबंध में राष्ट्रपति के पास ये जो पुनर्विचार की शक्ति है वह ज्यादा है, कि दोबारा अगर सेम विधेयक को भी भेजा गया है तब भी राष्ट्रपति उस पर बाध्य नहीं है। तो इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि पुनर्विचार के बाद, ठीक है, पुनर्विचार के बाद देखो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए मेन प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि आपको ये चीजें बेसिकली हम ध्यान नहीं देते एज अ स्टूडेंट। पुनर्विचार के बाद दोबारा अगर सेम बिल आया, पुनर्विचार के बाद दोबारा भी अपनी स्वीकृति हेतु बाध्य नहीं है। केंद्र के संबंध में ये था, है ना, अपनी स्वीकृति हेतु बाध्य नहीं है। मतलब राज्य विधायिका के पास यह शक्ति नहीं है कि वह वीटो पावर का निलंबन कर सके, पर केंद्र विधायिका के पास यह शक्ति है कि अगर दोबारा वह भेजेगी तो वीटो पावर खत्म हो जाएगा और ऐसे में निलंबन की शक्ति उसके पास है। इसका मतलब क्या है कि राज्य के पास वीटो शक्ति को निलंबन करने की जो शक्ति है वह नहीं है, और राष्ट्रपति के पास एक एक्स्ट्रा अधिकार एक तरह से हो जाता है कि राज्य विधायिका के संबंध में। तभी तो आर्टिकल चाहे हम 356 की बात करें या फिर अनुच्छेद 200 की बात करें, एक कंट्रोवर्शियल के रूप में देखा जाता है कि अगर केंद्र ना चाहे, अगर गवर्नर ना चाहे, तो राज्य का कोई विधेयक जो है वह कानून नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास ये हथियार है कि वह राष्ट्रपति के विचाराधीन रख देंगे, और राष्ट्रपति के पास ये हथियार है कि वह दोबारा भी अपनी स्वीकृति ना दे, तो राज्य विधायिका वीटो को बेसिकली याद रखना कि जो निलंबन है वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये वीटो पावर की बात हो गई। अब एक और पावर है अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, एक पावर और है जो कि अध्यादेश की शक्ति है, चलो वो भी हम देख लेते हैं। अब देखो अध्यादेश की जो पावर है वह आखिर क्यों दी जाती है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। टॉपिक बड़ा है पर राष्ट्रपति से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अच्छा देखो अध्यादेश का मतलब क्या होगा, जैसे कोई एक सरकारी आदेश है ना, वही अध्यादेश। अब तक अगर हम देखें तो जानते हो सबसे ज्यादा अध्यादेश किसने पारित किए थे, जो हमारे 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके द्वारा अब तक सबसे ज्यादा जो अध्यादेश है पारित किए गए। ठीक है, वहीं पर एक एग्जांपल मैं आपको बिहार का बताती हूं। तो बिहार में आप देखेंगे, बिहार विधानमंडल में जब वह उसने अनुमति भी नहीं दी थी, उसके बाद भी जानते हो 1967 से लेकर 81 तक उस वक्त बिहार राज्य में 256 अध्यादेश जो है जारी किए थे, और उनको बार बार जारी किया गया, विधानमंडल की अनुमति के बिना जारी किया गया, बार बार जब उनको स्वीकृति देती रहे, और ऐसे में 14 वर्ष तक वो अध्यादेश जो है वह कानून के रूप में काम करते रहे। ठीक है, तो अध्यादेश क्या है कि अगर कोई आदेश जारी कर दिया राष्ट्रपति ने तो वह कानून की तरह हो गया, कानून की तरह चलने लगा, वो अध्यादेश हो गया। ठीक है, तो उसको बार बार पारित करके 14 वर्ष तक जीवित रखा, और सोचो इतने समय में विधानमंडल ने केवल 189 कानून बनाए थे। 189 कानून विधानमंडल ने बनाए हैं, और इन 14 वर्षों तक लगभग 256 जो आदेश है वह जारी रहे लगातार। इसके अलावा हम देखेंगे कि बिहार के गवर्नर रहे जगन्नाथ कौशल, उन्होंने जानते हो क्या किया था, केवल एक दिन में ही 58 आदेश दे दिए गए थे। तो ये जो आदेश जारी करने की शक्ति है वो क्या कहता है, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये अध्यादेश है ना। तो ये अध्यादेश लगभग उसी तरह के होते हैं जैसे कि संसद ने कोई कानून पारित कर दिया, संसद ने कोई आदेश पारित कर दिया, बस वैसे ही कोई आदेश होते हैं, बस उसे राष्ट्रपति जो है वह उसके राष्ट्रपति आदेश कर देते हैं कि ये हमारी तरफ से आदेश है, ये कानून हो गया। ठीक है, तो बस वही शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखो बेसिकली ये जो शक्ति है आर्टिकल 123 में है, आर्टिकल 123 के तहत आर्टिकल 123 कहता है कि राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति है, बट इसमें कुछ जो लिमिटेशंस है वह लगाई गई है। ठीक है, और मैं कुछ लिमिटेशंस आपको बता देती हूं। इसमें कुछ जो लिमिटेशंस है बेसिकली ये लगाई गई, 2-3 बातों को हम समझेंगे, कब जारी किया जाता है, क्यों आवश्यकता है इसकी, है ना, किस उद्देश्य के साथ इसको लाया गया। पहली बात तो ये कहा जाता है, देखो कोई भी, फिर से वही से बात शुरू होगी, कोई भी जो बिल है वह कब बनता है, जब दोनों सदन ने उसको पारित किया हो। पर ऐसे समय में क्या हो, जब कोई एक सदन जो है वो उसमें नहीं है, चलना रहा हो, तो अगर संसद का सत्रावसान हो, उसका सत्र खत्म हो गया हो, तो संसद के सत्रावसान की अवधि में, जब कोई सत्र ना चल रहा हो, सत्रावसान की अवधि में आदेश जारी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, आदेश जारी किया जा सकता है, इसी को ऑर्डिनेंस कहेंगे, आदेश को जारी किया जा सकता है। साथ ही देखो कि ये संसद के कानून के समान ही होंगे, बस एक जो मुख्य अंतर है कि ये अल्पकालीन प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, याद रखो कि ये संसद के आदेश के या संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होंगे, संसद द्वारा पारित कानून के समान होंगे। बस आपको याद ये रखना है कि इनकी जो अवधि है वह अल्पकालीन होगी, है ना, प्रकृति जो है वह कैसी होगी, अल्पकालीन प्रकृतियों के लिए होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। अब देखो आखिर ये दिए क्यों गए, एक प्रश्न तो उठता है ना, वाई, आखिर इसकी जरूरत क्या थी, जब हमारे पास संसद है, अगर लोकसभा का चलो नहीं भी चल रहा है तो राज्यसभा का तो विघटन हो नहीं रहा, फिर हमने ऐसी आवश्यकता क्यों समझी कि आखिर हमें जो ऑर्डिनेंस पावर है वह देनी थी। पहले ये गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस की पावर है ना, तो यहाँ पर देखो बेसिकली इसलिए दिया गया कि मान लो अगर कोई एक ऐसा मुद्दा है, कोई एक अर्जेंट इशू है, अब पता है कि भाई इतना इंपॉर्टेंट इशू है और इस पर हमें तुरंत ध्यान केंद्रित करना है, इस पर हमें तुरंत नियम बनाना है, पर संसद में तो एक प्रक्रिया है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो सबसे अच्छा है कि आदेश पारित कर दे, संसद उसका अनुमोदन कर दे, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, अप्रत्याशित, सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ देश में होगा, तो अगर अप्रत्याशित कोई अप्रत्याशित मामला है, अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय, जिसपे बिल्कुल भी इंतजार ना किया जा सके, बस हमें अभी जस्ट एक आदेश चाहिए, अभी हमें कानून चाहिए तुरंत ही, तो अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए ये शक्ति दी गई कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस विषय पर, और उसी विषय के लिए बेसिकली ये जो प्रावधान है वह किया गया। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी कुछ सीमाओं की बात करें, है ना, इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहली तो इसकी जो लिमिट लगाई गई वो ये है, इसकी कुछ सीमाएं। ठीक है, अब इसकी कुछ जो लिमिट्स लगाई गई है इस पर उसकी बात, बेसिकली इसकी 4 तरह की लिमिट्स लगाई गई। ठीक है, 4 तरह की हम देखेंगे कि जो लिमिट्स हैं इस पे लगाई गई है ऑर्डिनेंस पावर पे।
उन 4 लिमिट्स की हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन-कौन सी लिमिट है कि अध्यादेश वहां जारी जो है वह नहीं किया जाता। पहली जो इस पे लिमिट लगाई गई, ठीक है, पहली लिमिट लगाई गई उसमें ये कहा गया कि ये केवल तभी जारी किया जा सकता है जब दोनों या कोई एक सदन जो है वह चलना रहा हो, है ना। केवल जब केवल लग गया इसका मतलब लिमिट लग गई। केवल राष्ट्रपति जो है तभी जारी कर सकते हैं, केवल तभी जारी किया जा सकता है जब कोई एक या दोनों सदन सत्र में ना हो, या दोनों सदन सत्र ना चल रहा हो, सत्र में ना हो, ठीक है, तब हो सकता है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि विधायिका किसी विषय पे कानून बनाती है उसकी समान शक्ति नहीं है। आकस्मिक शक्ति समान कैसे हो सकती है, कुछ सोचो। एक तरफ देखो आपने कोई आपातकालीन जो स्थिति है वह बना रखी है कि आपातकालीन सिचुएशन में हम ऐसे बिहेव करेंगे। अब वो आप जो बिहेव है वो हर तरह की नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर सकते। उसी तरह की बात है कि अगर मान लो ये कहा गया कि ये शक्ति दी क्यों गई थी, देखो इसको याद रखो, व्हाई दी क्यों गई थी कि अगर अर्जेंट या फिर ऐसे कोई अनफोर्सीन अगर मैटर है कि अब विलंबनीय महत्व का विषय है, अब तो इस पे कानून तुरंत ही चाहिए, तुरंत कानून चाहिए, तो कोई ऐसा अपराध हो गया है समाज में जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी, राष्ट्रपति वहां से तुरंत एक अध्यादेश जो है डेफिनेटली जारी कर सकते थे कि इसकी सजा जो है वो कुछ इस तरीके की हो सकती है अगर संसद को समय लग रहा है। मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि विधायिका के समान जो है वह शक्ति है। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आपातकालीन सिचुएशंस में बेसिकली अविलंबनीय महत्व के मामलों से निपटने के लिए पावर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस शब्द को याद रखेंगे कि ये शक्ति विधायिका के समानांतर जो शक्ति है वह नहीं। लिख दो इस लाइन को, विधायिका के अध्यादेश की जो शक्ति है विधायिका के समानांतर नहीं, अध्यादेश की शक्ति, ठीक है। ऐसा नहीं, लेकिन अध्यादेश के कानून का वही महत्व होगा जो कि विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विषय का होगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड इसमें ये कहा गया कि केवल तभी, केवल आगे लगाया तभी तो लिमिट है ना, केवल अगर ऐसा लग रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में बिल्कुल तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, अगर लगे केवल तत्काल कार्रवाई हेतु लाई जा सकती है, ठीक है। और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो, ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वह संतुष्ट हो कि नहीं भाई एक ऐसा महत्व है कि इस पर अध्यादेश आवश्यक, राष्ट्रपति संतुष्ट हो इस मामले से कि ये अध्यादेश जारी करने की एक ऐसी सिचुएशन है कि इस पे बहुत जरूरी है कि ये कानून लाया जाए, ये आदेश लाया जाए, ठीक है। अब देखो कि राष्ट्रपति की संतुष्टि का जो विषय है, राष्ट्रपति की जो संतुष्टि का विषय है, मैं यहाँ पे स्टार लगा के आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ कि क्या राष्ट्रपति की संतुष्टि वाला जो मामला है ये आखिर जस्टिफिएबल है या नहीं, न्यायिक समीक्षा के जस्टिफिएबल है या फिर। कहा गया कि अध्यादेश तभी लाया जाए जब मौजूदा परिस्थिति कैसी हो, बहुत ज्यादा खराब हो या फिर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, तत्काल कार्रवाई, ठीक है। अब लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा? तो कहा गया कि भाई राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि हाँ ये ऐसी परिस्थिति है ना, तो राष्ट्रपति की जो ये संतुष्टि वर्ड है इस पर क्या प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए? इसके लिए कुछ उच्चतम न्यायालय ने भी तर्क दिए, कुछ डिसीजन दिए। कहा कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति ने जो ये अध्यादेश जारी किया है, ये अध्यादेश अगर कोई गलत तरीके से जारी किया है या इसकी भावना जो है वो कैसी है, मेलाफाइट है, वो कैसी है, दुर्भावना है ना, अगर ये गलत है, असद्भाव है, असद्भाव पर आधारित है, तब इसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस आधार पर बेसिकली इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब दो संविधान संशोधन कर लो, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, एक तो है 38 और दूसरा है 44, 38वां संविधान संशोधन और दूसरा है 44वां संविधान संशोधन। देखो बच्चों, 38वां संविधान संशोधन जो है वह क्या कहता है? ये कहता है कि अगर अध्यादेश है तो न्यायिक समीक्षा से परे है, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। 44वां संविधान संशोधन ने कहा ऐसे कैसे? अगर असद्भाव के आधार पर है तब इसमें जो न्यायिक समीक्षा है वह की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा याद रहेगा क्या? अब अगर आप वर्तमान में देखेंगे कि क्या जो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है, क्या ये शक्ति जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगी? बिल्कुल आएगी। कैसे आएगी? अगर उसमें जो भावना है वह असद्भाव की हो, है ना, इसको सही कर देती हूँ। अगर जो भावना है वह कैसी है, असद्भाव है, तब डेफिनेटली किया जा सकता है। क्लियर हुआ? दूसरी परिस्थिति होगी। चलो तीसरी की बात करते हैं। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जिस पे संसद को अधिकार है, मान लो संसद को ही अधिकार नहीं है तो फिर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। केवल उन्हीं मामलों पर जिन पर संसद कानून बना सकती है, जिन पर संसद कानून बना सकती है। अच्छा एक बात बताओ, संसद ने कानून बनाया कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया गया, फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया तो ऐसी विधि तो शून्य घोषित है, तो क्या अध्यादेश के साथ भी ऐसा ही बिहेव किया जाएगा? अरे बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना है कि हमने देखा कि अगर अध्यादेश, देखो इस बात को समझना कि अध्यादेश मतलब संसद का कानून, है ना, क्या हमने समझा? अध्यादेश मतलब संसद का कानून, अध्यादेश मतलब संसद का कानून। अब लेकिन संसद का जो कानून है अगर ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो इसको उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसको वॉइड या शून्य घोषित किया जा सकता है, वॉइड, नल या शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। अब वही बात होगी कि अध्यादेश मतलब ए अगर बी है, बी की सिचुएशन में सी है तो ए भी तो सी होगा। तो सेम वही बात है बच्चों कि अगर अध्यादेश जो है ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो अध्यादेश को इस आधार पर डेफिनेटली चुनौती दी जा सकती है, तो ये अध्यादेश अप्रभावी होगा। मतलब अध्यादेश है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेशन कर लोगे, ठीक है। तो याद रखना कि अध्यादेश की जो सीमा है फंडामेंटल राइट का ये अतिक्रमण नहीं कर सकते। क्लियर है? फंडामेंटल राइट का अध्यादेश जो है वह फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। एक और जो परिस्थिति इसमें लास्ट बचती है ये है कि अगर इसकी अवधि क्या हो, तो मान लो संसद पहले चल नहीं रही थी, अब तो संसद आ गई, तो संसद सत्र चालू हो गए, ठीक है। संसद सत्र जो है मान लो ये जो है अब चालू हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुनः बैठक होगी, संसद की पुनः बैठक में अध्यादेश को अनुमोदन किया जाना चाहिए, वरना अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अध्यादेश का अनुमोदन हो मतलब अप्रूवल, अनुमोदन मींस अप्रूव्ड करना है ना, अप्रूवल, अप्रूव्ड शब्द याद रख लो, अप्रूवल। तो पुनः बैठक में अध्यादेश। अच्छा देखो एक बात और सुनो, क्योंकि संसद के दो सत्र के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, मान लो कि लोकसभा का जिस दिन विघटन हुआ उसी दिन एक अध्यादेश आ गया, तो नई लोकसभा का या फिर हम देखेंगे कि सत्र या फिर नई लोकसभा की बात करें, फिर दो संसद के सत्रों की हम बात करें, है ना, कि दो सत्र के बीच में, विघटन छोड़ दो, अभी सत्र की बात करते हैं कि दो सत्र के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, तो 6 माह तो अध्यादेश चलेगा, और 6 माह के बाद जब संसद का सत्र चलेगा तब विदिन 6 हफ्ते की बात की गई, 6 वीक का टाइम दिया गया। तो अधिकतम जो अवधि है ऑर्डिनेंस की ये कितनी है जानते हो? ये है 6 मंथ 6 वीक, 6 मंथ 6 वीक। 6 मंथ कैसे कि अगर मान लो कि आज ये डेट है जब संसद सत्र खत्म हुआ, ये डेट है जब दूसरा सत्र आया, इनके बीच का 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा, और अगर ये संसद बैठेगी तो 6 वीक का टाइम दिया गया, अरे 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इसकी अधिकतम अवधि है किसी अध्यादेश की, ठीक है। पुनः बैठक के बाद इसका अनुमोदन जो है वह किया जाता है। इसके अलावा एक और बात सुनो
कि इसको विड्रॉल कैसे लिया जाए, इस अध्यादेश को वापस कैसे किया जाए। एक तो हम यहाँ पे अवधि की बात कर लेते हैं, तो इसकी अधिकतम अवधि क्या है अध्यादेश की, 6 मंथ्स एंड 6 सप्ताह, 6 मंथ एंड 6 वीक, ठीक है। अब इसको वापस कैसे लिया जा सकता है, इसको विड्रॉल कैसे किया जा सकता है, तो इसको विड्रॉल करने के लिए राष्ट्रपति एक जो दूसरा अध्यादेश है वह किसी भी समय, है ना, राष्ट्रपति जो अध्यादेश है एक दूसरा आदेश विड्रॉ करने के लिए किसी भी समय, विड्रॉ एट एनी टाइम, मतलब किसी भी समय जो है दूसरा अध्यादेश लाकर किसी भी समय, और इसके लिए संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती, किसी भी समय दूसरे आदेश के द्वारा समाप्त किया जा सकता है पहले अध्यादेश को, है ना, या वापस शब्द लिख लो, वापस लिया जा सकता है। एक और बात आती है कि क्या संविधान संशोधन, क्या अध्यादेश जो है वो पिछली तिथि से लागू हो सकते हैं, जैसे कि हम विधि की बात करते हैं कि जो विधि है वो पिछली तिथि से लागू नहीं होती, है ना, तो क्या ये जो है बैक डेट से लागू हो सकते हैं, मतलब क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, यस डेफिनेटली, है ना, तो पिछली तिथि से प्रभावी हो सकते हैं, ध्यान रखना, अध्यादेश पिछली तिथि से प्रभावी हो सकते हैं, मतलब कोई बैक डेट से कर दिया कि ठीक है पिछली तारीख से ये प्रभावी किए जा सकते हैं। और एक बात और जो याद रखनी है कि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, ठीक है, संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, समझ गए इस बात को, कहां संविधान संशोधन है कहां धन विधेयक है, हो गया क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अच्छा, समाधान हमारा हो गया, वीटो शक्ति हो गई, है ना, अध्यादेश की शक्ति को हमने समझ लिया। और इसके अलावा एक क्वेश्चन देखो, प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए, 2018 का प्रश्न है। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये बात यही है क्योंकि राज्य की जनसंख्या अलग है, राज्यों की सीट अलग है, तो प्रत्येक, क्या आपको यहाँ पे याद आ रहा है कि विधायक का जो मत मूल्य है क्या होगा, रुको, अगर याद नहीं आ रहा तो सबसे पहले जाओ और जाके जो हमने एमएलए का वो देखा था कि इस तरीके से गणना की जाएगी उसको जाके देखो, ठीक है। तो अलग अलग डेफिनेटली हो सकता है। लोकसभा सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट मूल्य से अधिक होता है। हमने देखा कि सभी का मत मूल्य जो है बराबर करने के लिए कुछ जो फॉर्मूलाज है बनाए गए जिनको हम पढ़ चुके थे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में काफी सारी चर्चा हमारी हुई, है ना। अब देखो, शुरुआत से मैं आपको बता देती हूँ कि हमने आज प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, देश का प्रथम नागरिक, है ना, फर्स्ट सिटीजन जो हमारे, जैसे कि वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है, जो कि आदिवासी वर्ग आदिवासी समुदाय से पहली महिला है। 15 है, ये 15वें नंबर की है, 2022, इन्होंने 25 जुलाई 2022 को अपनी शपथ ली थी। 5 वर्ष तक के ये कार्यकाल के लिए रहेंगी। फॉर्मर प्रेसिडेंट पे हमने राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर हमने श्री रामनाथ कोविंद तक, जो हमारे 14 प्रेसिडेंट रहे, इन तक हमारी चर्चा हो गई थी। फिर हमने जाना था कि हमें ये सारी बातें पढ़नी है, निर्वाचन, अर्हताएं, शपथ, शर्तें, महाभियोग, पदरिक्तता, राष्ट्रपति की शक्तियां, कर्तव्य, वीटो पावर, समाधान करने की शक्ति, संवैधानिक शक्ति, ठीक है। हमने नेहरू जी का एक कोट पढ़ा, हमने संसदीय व्यवस्था में 2 तरह के जो प्रधान है उनकी बात, एक तो नाम मात्र के, दूसरा वास्तविक, वास्तविक जो कि पीएम, नाम मात्र के, जो कि शुरुआत हमने की थी कि क्या राष्ट्रपति जो है रबर स्टैंप के रूप में काम करते हैं, उनकी चर्चा हमने की, ठीक है। साथ ही हमने देखा कि राष्ट्रपति पद का जो महत्व है वह काफी है, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं, और साथ ही भाग 5 की हमने चर्चा की, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 54 से लेकर 58 तक हमने याद किया। निर्वाचन में हमने देखा कि अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव होगा, ठीक है। साथ ही हमने समझा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है वह क्या होगी, उसको हमने काफी विस्तार से देखा। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है, एक तो प्रेफरेंशियल बेसिस, वोट की काउंटिंग कई चरणों में, और साथ ही एक वैध कोटा, है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को समझा, निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के लिए योग्यता, विवाद होगा तो उच्चतम न्यायालय, शपथ, विशेषाधिकार, पदरिक्तता, पदावधि, राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यकारी, सैनिक, कूटनीतिक, विधायी, है ना, आपातकालीन, ये सब हमने चर्चा कर ली, ठीक है। साथ ही हमने पार्डोनिंग पावर्स में भी बात की, पार्डन डिराइव करना, ठीक है। कंपटीशन का मतलब क्या है, रेमिट का मतलब क्या है, रेस्पाइट का मतलब क्या है, बिल एक्ट में कन्वर्ट होगा पर सहमति अगर रोक ले तो वहां से वीटो शक्ति जो है शुरू हो गई, ठीक है। वीटो शक्ति 4 तरह की, अत्याधिक, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव, विलंबनकारी, पॉकेट वीटो, संविधान संशोधन पे लागू नहीं है। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का जो वीटो है इसको हमने अलग से पढ़ा, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, ठीक है। अब हमने अध्यादेश की बात की, अध्यादेश को लेकर कुछ भाषाएं भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अध्यादेश को लेकर हमने जाना कि बिल एक्ट में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा, फिर हमें किसी एक्ट की जरूरत है, तो ये आदेश जारी जो राज्यसभा राष्ट्रपति है वह कर सकते हैं। राज्यपाल को भी शक्तियां, जब राज्यपाल की बात करेंगे तब हम एक कंपैरिजन की भी बात बच्चों कर लेंगे, ठीक है। हमने देखा संसद के द्वारा पारित कानून के समान होंगे, अल्पकालीन प्रकृति के होंगे, क्यों, तो अप्रत्याशित या अविलंबनीय मामलों के लिए। 4 हमने इस पे सीमाएं देखी, जस्टिसेबल है या नहीं है इसकी चर्चा की। अध्यादेश और संसद के कानून में क्या अंतर है ना, दोनों अगर ऐसे हैं जिसमें कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो इन्हें वॉइड या नल घोषित किया जाएगा। कुछ पीवाईक्यूज की बात की, आर्टिकल 56, 61, अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है, महाभियोग की प्रक्रिया, कुछ क्वेश्चंस को देखा, है ना, बिल लेटर एंड सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन और समाधान की शक्तियों से मेंस का क्वेश्चन। तो ये था बच्चों हमारा आज का क्लास। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी लगा है कि कोई डाउट रहेगा प्लीज कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में जरूर इसको कंसीडर करेंगे। थैंक यू।